गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आप लोगों के लिए जो क्लास 10th के मेरे बच्चे हैं जूनियर सेक्शन, आज उसके लिए पहली बार हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे कुछ लेकर के आए हैं। तो हम लास्ट टाइम पे आपको चाहते हैं कि पीवाईक्यू आप घर पर बैठ करके रिवीजन कर लें। आपके सारे कोर्स खत्म हो चुके हैं। आपके ऑफलाइन क्लासेस में जो टेस्ट स्टार्ट है वो तो चलता रहेगा, बट आपका एक बार पीवाईक्यू आप एक बार रिवाइज कर लो घर पे बैठे रहे, तो जिस समय पे आप क्या कर सकते हैं पीवाईक्यू हम कोशिश करेंगे कि साइंस का हर पेपर का आपका पीवाईक्यू करवा दें। चलिए हम लोग पहला ही चैप्टर रखें, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। आशा है कि आप लोग को बहुत कुछ इसमें आता होगा। हम कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के साथ ही आपको क्या करेंगे, इसमें थ्योरी कंप्लीट करते चले जाएंगे। चलिए देखते हैं हम लोग जो क्वेश्चंस आएंगे किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इससे आपको एक पैटर्न भी पता चलेगा किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है ना। और उसी से हम उसी के बेस पे क्या करेंगे, आगे की थ्योरी भी हम देखते चले जाएंगे कि क्या पैटर्न रहता है क्वेश्चन का, किस टाइप से पूछते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग लेकर के आए, ये क्वेश्चन आपका है रिएक्शन से क्वेश्चन है। करा एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4O2। अब आपको क्लास में याद होगा कि हमने कई टाइप से मॉलिक्यूलर फार्मूला कई टाइप से फार्मूला हमने सिखाया था। उसमें एक मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो लिखा हुआ है CnH2n O2 ग्रुप में। CnH2n O2 ग्रुप में जितने कार्बन है उसका दुगना हाइड्रोजन है और उसका 2 ऑक्सीजन। तो ये जो फार्मूला होता था या तो कार्बोनिक एसिड के लिए होता था, कार्बोनिक एसिड के लिए होता है, एंड एस्टर के लिए होता है ना। किसके लिए होता है? एस्टर के लिए होता है। कार्बोजेनिक एसिड और एस्टर के लिए। तो अब क्या करना है सर, इसमें कार्बोजेनिक एसिड है या एस्टर? C2H4O2 दिया हुआ है, मतलब उसी बेस पर दिया हुआ है। तो आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है एंड एसिडिक नेचर। अब ये समझ में आ गया कि आपका एसिडिक नेचर है, इसका मतलब ये कार्बोजेनिक एसिड ही है। समझ में आ गया क्या कह रहा है? एसिडिक इन नेचर और हीटिंग विथ अल्कोहल। अल्कोहल आपको पता होगा ROH कहते थे इसको, या फॉर्मूला इसका होता था CnH2n+1OH। ये हो गया। Correcting and concentrate sulfuric acid vapor with present of या present या fruity smell। ये बात ध्यान रखना है, फ्रूटी स्मेल, फ्रूटी जो होता है वो एस्टर होता है। एस्टर क्या बनता है? एस्टर। What is the chemical compound A and what is the chemical equation involved in the reaction? अब पूछ रहा है कि A कौन है, तो A तो आपको पता चल गया कि पहला कार्बोजेनिक एसिड से। अब कार्बोजेनिक एसिड में कितने कार्बन का है? 2 कार्बन का। तो 2 कार्बन की कार्बोजेनिक एसिड आपको याद है, एक कार्बन को मेथ पढ़ते हैं, 2 कार्बन को एथ पढ़ते हैं, और कार्बोजेनिक एसिड के अंदर ओइक एसिड सफिक्स में लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इथेनोइक एसिड हो जाएगा। तो पहला आंसर तो आपका पहला कंपाउंड का यही मिल गया कि सर ये इथेनोइक एसिड है। क्या है ये? इथेनोइक एसिड है। बोलेगा। अब इसके बाद दूसरा रिएक्शन कह रहा है कि आपको रिएक्शन करने से ये बना है, तो कहता है व्हाट इज द केमिकल कंपाउंड एंड व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व्ड इन द रिएक्शन। तो चलिए हम इथेनोइक एसिड को एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। तो CH3COOH, इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करवाया जा रहा है। किसके साथ करवा रहे हैं? अल्कोहल के साथ करवा रहे हैं। और कौन सी अल्कोहल रखें? अल्कोहल एंड कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड वेपर विद प्रोमिजेंट फ्रूटी स्मेल। अब अगर देखिए, अगर आपको अल्कोहल नहीं दिया तो आप या तो ROH ले सकते हैं, या आपके बुक में जो है वो C2H5OH है, इथेनॉल है। ठीक है। अगर नहीं दिया, अगर आपको ये नहीं लिखना क्योंकि वो कह नहीं रहा है कि क्या बनाना है, ये तो ROH भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ये दोनों की रिएक्शन यहाँ पर करा था कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में। किसके साथ करा? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ करा है।
तो वैसे कंडीशन में एस्टर बनता है। तो एस्टर बनाना देखिए बहुत आसान है। ये एसिड है, H को मत छोड़ देगा, यहाँ से OH माइनस ले लीजिएगा, H और OH यहाँ से वाटर बना लीजिएगा और ये बन जाएगा आपका CH3 3 डबल बॉन्ड OC2H5। अगर R आप रखते हैं तो R बन जाएगा और ये बन जाएंगे एस्टर। क्या बन जाएगा ये? एस्टर। इसका नाम होगा इथेनोइक, इथाइल इथानोइक। हाँ क्या होगा? इथाइल इथानोइक। इथाइल ये होता है जो ऑक्सीजन से जुड़े होते हैं और ये मेन चेंज होता है उसका अंकनोइक रखते हैं, है ना, अंकेनोइक। तो यहाँ से हो जाएगा इथाइल इथानोइक। क्या बन गया? इथाइल इथानोइक, इथाइल इथानोइक, है ना, ये तैयार हो जाएगा बच्चों। तो देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? इथाइल इथानोइक तैयार हो गया। इस टाइप का जो रिएक्शन होता है, इस रिएक्शन को हम लोग एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ से अब आप देख लीजिएगा कि आपको हमने क्या कहा कि सर ये सारे आंसर हमने लिखे हुए हैं, जहां पर पहला लिखा हुआ है कि पहला कंपाउंड जो है वो आपको इथेनोइक एसिड या उसी का कॉमन नेम एसिटिक एसिड होता है। दूसरा हमने लिखा है कि यहाँ पे क्या होगा, ये इथेनॉल या किसी अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर सकता है, जो लिखा हुआ क्वेश्चन में, और वो बनाता है इथाइल इथानोइक। और ये एक स्मेल, अच्छा स्मेल देता है, फ्रूटी स्मेल देता है। इसका यूज परफ्यूम बनाने में भी किया जाता है ना। तो यहाँ से क्या होगा? एस्टर क्या होगा? बहुत ही बेहतर स्मेल देने वाला। तो अल्कोहल को एसिड में जब डालते हैं तो क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। याद करेगा मेरे साथ, अल्कोहल को एसिड में डालते तो क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। अल्कोहल को एसिड में डालेंगे तो क्या बन जाएगा? एस्टर। उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। और उसमें डालेंगे क्या? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। क्या डालेंगे? कॉन्सेंट्रेट H2SO4। तो यहाँ से आपको आ गया कि सर कार्बोजेनिक एसिड्स के साथ में जब क्या करते हैं, अल्कोहल के रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है, प्लस वाटर बनता है इन प्रेजेंस ऑफ इसका सल्फ्यूरिक एसिड का। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या? एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज कंस्टिट्यूट एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज मतलब किसी को जमने से जो मना करता है वो होता है आपका अल्कोहल, है ना, अल्कोहल। देखो जितने भी आजकल फ्यूम जा रहा है, पेट्रोलियम फ्यूम जिसमें भी है, उसमें 20% अल्कोहल मिला होता है। उसे पावर अल्कोहल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? पावर अल्कोहल कहते हैं। तो ये जो यूज किया जाता है एंटी फ्रीज के रूप में यूज किया जाता है। एंड हाइड द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6O। तो C2H6O मतलब CnH2n+2 O आ जाए। तो देखो इसी को ऐसा भी मिल सकता है CnH2n+1OH। तो देखो एक H को यहाँ से जोड़ देंगे तो CnH2n+2 हो जाएगा, O हो जाएगा। ये फार्मूला तुम्हारे अल्कोहल के लिए भी आता है और ईथर के लिए भी आता है। किसके लिए आता है? ईथर के लिए आता है। तो अल्कोहल के लिए भी आता है और ईथर के लिए आता है। तो जैसे हमने अभी क्या याद करते हैं ना, अभी पीछे के ऑप्शन में हमने क्या किया था? CnH2nO2 अगर रहेगा तो किसके लिए? कार्बोजेनिक एसिड और एस्टर के लिए। कार्बोजेनिक एसिड और एस्टर के लिए। तो कार्बोजेनिक एसिड और एस्टर के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? कार्बोजेनिक एसिड और एस्टर के लिए आएगा। देखिए CnH2n+2O या CnH2n+1OH आ गया तो अल्कोहल और ईथर के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? अल्कोहल और ईथर के लिए आएगा। और यहाँ पे किसके लिए आएगा? कार्बोजेनिक एसिड और एस्टर के लिए आएगा। तो चलिए यहाँ से हमको समझ में आ गया कि मेरे पास क्या हो गया कि ये अल्कोहल है सर, इथेनॉल है, 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन का क्या होगा? इथेनॉल होगा। क्या होगा? इथेनॉल होगा। हो जाएगा ना। अब कह रहा है क्या? एंड हाइड द मॉलिक्यूलर फार्मूला इतना, तो इथेनॉल समझ में आ गया। अपॉन रिएक्शन विद अल्कनाइन KMnO4 किसके साथ किया? तो याद करो, देखो हमने एक क्लास में लिखा था K2Cr2O7 in presence of H plus KMnO4 in presence of H plus या अल्कनाइन मीडियम या न्यूट्रल मीडियम, है ना, या न्यूट्रल मीडियम। ये सब जो होता है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। ऑक्सीडेशन में कहा था कि एक ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहा जाता है। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता, मतलब एक ऑक्सीजन को जोड़ेगा। तो बताइए एक ऑक्सीजन को जोड़ेगा तो 2 हाइड्रोजन को हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो बताइए इथेनॉल, इथेनॉल, इथेनॉल का स्ट्रक्चर C2H5OH, C2H5OH।
अब बताइए मुझे क्या करना है, एक ऑक्सीजन जोड़ना है, एक ऑक्सीजन जोड़ना ऑक्सीडेशन करने के लिए, तो 2H को हटाना पड़ेगा क्योंकि हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। तो जब वैलेंसी 2 है तो 2 को जोड़ना पड़ेगा, 2 को जोड़ने के लिए सबसे कह सकते हो कमजोर जो है वो कौन है, हाइड्रोजन है। इसमें हाइड्रोजन को भगा दिया जाता है और यहाँ पे बनाते हैं बच्चों CH3, सी डबल बॉन्ड OH, क्या बन गया, कार्बोजिलिक एसिड। तो याद रखना, अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे कार्बोजिलिक एसिड बनेगा, या तो K2Cr2O7H+ में, या तो KMnO4H+ या अल्कलाइन मीडियम या न्यूट्रल। तो KMnO4 को किसी भी मीडियम में डाल देंगे तो वो क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा। क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा बच्चों। तो यहाँ से तुम्हें समझ में आ गया होगा कि क्या बन जाएगा, यहाँ से आपको बन जाएगा कार्बोजेनिक एसिड। तो 2 कार्बन का इथेनॉल होगा तो 2 ही कार्बन का कार्बोजेनिक एसिड बनेगा। 2 कार्बन का इथेनॉल तो 2 कार्बन का कार्बोजेनिक एसिड का नाम क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, इथेनोइक एसिड होगा। अगर आईपीसी नेम लिखे हो तो इथेनोइक एसिड हो जाएगा, और अगर आप क्या लिख रहे हो, कॉमन नेम लिख रहे हो तो एसिटिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका, एसिटिक एसिड हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों कि क्या होगा। अभी तक 2 क्वेश्चन में करवाया, 2 क्वेश्चन में दोनों का दोनों अल्कोहल और किससे पूछा है, कार्बोजेनिक एसिड से पूछा है। आगे एक एस्टर बनाने के लिए पूछा, और यहाँ पे क्या किया कि हमें यहाँ से कार्बोजेनिक एसिड बनाने के लिए पूछ लिया। तो ये रिएक्शन आप समझ रहे हो कि कितना इंपॉर्टेंस रखता है आपके लिए, है ना। ये रिएक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, कार्बोजेनिक एसिड से एस्टर जाना और क्या होगा, अल्कोहल से कार्बोजेनिक एसिड का आना। ये दोनों आपके लिए बहुत काम का चीजें है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस टाइप से आ रहा है कि सर आपको नेम द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन द फॉलोइंग कंपाउंड। हम यहाँ पर एक साथ दो चीजें सिखाते हैं। अगर OH रहा तो अल्कोहल हो गया, पहले तो फंक्शनल ग्रुप पहचान लेते हैं, फिर नॉमेनक्लेचर सिखा देंगे। 2 COOH रहा तो कार्बोजेनिक एसिड हो जाता है, COOH रहा तो क्या हो जाएगा, कार्बोजेनिक एसिड हो जाएगा। और अगर CHO रहा तो एल्डिहाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड हो जाएगा। और अगर CO रहा तो कीटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीटोन हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ से क्या होगा, अगर एक OH रहा तो अल्कोहल, COOH रहा तो कार्बोजेनिक एसिड, CHO रहा तो एल्डिहाइड, CO रहा तो कीटोन। अब नोमेनक्लेचर करिए। नोमेनक्लेचर करने के लिए बच्चों पहले क्या करते हैं, एक लंबी सी चैन चुनते हैं, तो इसमें सीधा सीधी चैन है, काउंटिंग उधर से करते हैं जिधर से कोई फंक्शनल ग्रुप पहले आ जाता है। तो देखो फंक्शनल ग्रुप इधर है, 1 2 3 कर लेंगे। 3 कार्बन का पता है, एक कार्बन का मेच करते हैं, एक कार्बन का मेच करते हैं, 2 कार्बन का एथ होता है, 3 कार्बन का प्रोप होता है, 4 कार्बन का ब्यूट हो जाता, 5 कार्बन पेंट हो जाता, 6 कार्बन हेक्स हो जाता है ना, 6 कार्बन हेक्स हो जाता, 7 कार्बन हेप्ट हो जाता है, 7 कार्बन को क्या कहते हैं, हेक्ट कहते हैं, 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, 9 कार्बन को नॉन कहते हैं, 10 कार्बन को डेक कहते हैं। हो जाएगा। तो अब बच्चों इसके बाद देखा, इसका सफिक्स हम लगाते हैं, नाम के पीछे जो लग जाए उसे क्या कहते हैं, सफिक्स कहते हैं। नोमेनक्लेचर में देखो एक मेन वर्ड होता है, रूट वर्ड होता है, वो रूट वर्ड होता है जितने कार्बन लंबी चैन में मिलेंगे वो उसका रूट वर्ड कहा जाएगा, जितने कार्बन लंबी चैन में मिलेंगे वो उसका रूट वर्ड कहा जाएगा। तो रूट वर्ड में हम लिखेंगे, एक कार्बन का चैन रहेगा तो मेथ लिखेंगे, 2 कार्बन का चैन रहेगा तो एच लिखेंगे, 3 का रहा प्रोप, 4 का रहा ब्यूट, 5 का पेंट, 6 का हेक्स, 7 का हेप्ट, 8 का ऑफ, 9 का नॉन, 10 का डेक। हमारे साथ साथ आप भी घूमते जाओ तो याद हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा यहाँ से। अब बताओ इसका सफिक्स लगाते हैं OM। नाम के पीछे सफिक्स लगता है, नाम के पहले प्रीफिक्स लगता है। अब प्रीफिक्स जब लगेगा तो वहां पर हम यूज करेंगे क्या चीज, चैन के बारे में बात करेंगे, ब्रांच के बारे में बात करेंगे। तो अभी हम वहां पर नहीं जा रहे हैं, अभी जिस अनुसार से नोमेनक्लेचर दिया उसके अनुसार से बात कर रहे हैं। यहाँ से क्या होगा, OE की एसिड लग जाता है, यहाँ पे क्या लगता है, AM लग जाता है, और यहाँ पर ONE लग जाता है। तो याद रहेगा आपको, याद कर लो, अल्कोहल रहा तो OM, अल्कोहल के लिए OM, कार्बोजेनिक एसिड OE एसिड, कार्बोजेनिक एसिड OE एसिड, एल्डिहाइड AM, एल्डिहाइड AM, कीटोन ONE, कीटोन ONE। समझ में आ गया क्या। चल अब इसकी नोमेनक्लेचर करने से कितना हो गया, 3 कार्बन का, 3 कार्बन का बच्चों क्या होगा, प्रोप। क्या होगा, प्रोप। सिंगल बॉन्ड रहता है तो ANE लगा लेते हैं तो प्रोपेन हो जाएगा।
ए नी, और यहाँ से पोएम है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। तो देखो ऐसे लिखते हैं प्रोपेन ओएम। तो देखो प्रोपेन ओएम जब लिखते हैं, प्रोपेन ओएम जब लिखते हैं, तो जब देखो एक सफिक्स ये हो गया, बॉन्ड नेचर बताता है, एक बताता है फंक्शनल ग्रुप। वैसे कंडीशन में क्या करना, जब दो दो फंक्शनल ग्रुप सॉरी दो दो सफिक्स को यूज कर रहे हैं, तो एक अगर इस ई के सामने, एक के ई के सामने ए ई आई ओ यू वाई में कुछ भी आ जाए तो ई को खत्म कर दिया जाता है। तो देखो एक सफिक्स हो गया ए एन ई, एक सफिक्स हो गया ओ एन, तो यहाँ पर ई आ गया, इसको खत्म कर दो, तो इसका नाम होगा प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा इसका, पहला का नाम हो गया प्रोपेनॉन। क्या नाम हो गया, प्रोपेनॉन। आगे समझ में आपको कि प्रोपेनॉन क्या होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आ जाइए। आपको क्या है, फंक्शनल ग्रुप से काउंट करने हैं, तो फंक्शनल ग्रुप से काउंट करना बच्चों, यहाँ पर 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। कितने कार्बन, 4 कार्बन। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूट होता है। 4 कार्बन का ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है सबका सब, तो ए नहीं लगाना है, तो क्या लिखेंगे, ब्यूट। क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, ए नहीं लगाएंगे। और वहां पर क्या है, कार्बोजेनिक एसिड है, कैमे कार्बन पे है, फर्स्ट कार्बन पे है, तो 1 ओइक एसिड में आएंगे। और अभी हमने बोला था ई के सामने अगर ये आ जाए, तो देखो ई के सामने ओ आ रहा है, ओ आ रहा तो ई को खत्म कर देंगे। तो इसको कई बार बच्चों इस तरीके से लिखा जाएगा 1 ब्यूटेनोइक एसिड, 1 ब्यूटेनोइक एसिड, या तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि ब्यूटेनोइक एसिड भी चलेगा, है ना, क्या चलेगा, ब्यूटेनोइक एसिड भी चलेगा। तो यहाँ पर आपका जो नोमेनक्लेचर होगा वो होगा ब्यूटेनोइक एसिड। क्या हो जाएगा इसका, ब्यूटेनोइक एसिड। अब यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर देखोगे क्या होगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, 3 कार्बन का कंपाउंड हुआ। 3 कार्बन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं बच्चों, प्रोपेन, प्रो क्या बोलते हैं, प्रो। तो देखो प्रोप हो गया, सिंगल बॉन्ड है ए एन ई, तो देखो पहले लिखेंगे प्रोप, क्या लिखेंगे, प्रोप। उसके बाद सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे, ए एन ई। 1 पे क्या है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के लिए एम वर्ड यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, एम, तो ई खत्म हो जाएगा और लिखा जाएगा क्या, प्रोपेनम। क्या लिखा जाएगा, प्रोपेनम। 1 पे प्रोपेनम आ जाएगा, तो यहाँ से लिखेंगे क्या, 1 प्रोपेनम। क्या लिखेंगे इसको, 1 प्रोपेनम। तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्रोपेनम। ये आगे बच्चों आपको। अब आ जाइए यहाँ से, देखिए यहाँ से पहला 1 2 पे फंक्शन ग्रुप मिल रहा है, इधर से आगे तो 1 2 3 पे मिल जाएगा। तो जिधर से फंक्शन ग्रुप पहले मिलेगा काउंटिंग उधर से ही होगा, जिधर से फंक्शन ग्रुप पहले मिलेगा काउंटिंग उधर से ही होगा। तो 1 2 3 4 कार्बन हो गया। 4 कार्बन का क्या होता है, ब्यूटेन। क्या हो जाता है, ब्यूटेन। ई हटा देना है और उसका लगाना है ओ एन ई, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉन। तो याद हो गया, अगर 1 कार्बन का अंक हम रहा तो मीथेनॉन, 2 कार्बन का रहा इथेनॉन, 3 कार्बन का रहा प्रोपेनॉन, 4 कार्बन का रहा ब्यूटेनॉन, अंक हम हो जाएगा। 5 अगर कार्बोजेनिक एसिड मतलब 1 कार्बोजेनिक रहेगा तो मिथेनोइक एसिड, 2 रहेगा तो इथेनोइक एसिड, 3 रहेगा प्रोपेनोइक एसिड, 4 रहेगा ब्यूटेनोइक एसिड, 5 रहेगा पेंटेनोइक एसिड, 6 रहेगा हेक्सेनोइक एसिड। अगर एल्डिहाइड में आ जाओ, 1 रहेगा तो मिथेनम, 2 रहेगा इथेनम, 3 रहेगा प्रोपेनम, 4 रहेगा ब्यूटेनम, 5 रहेगा पेंटेनम, हो जाएगा। अगर कीटोन में आ जाओगे तो बच्चों 1 कार्बन का कीटोन नहीं बनता, 2 कार्बन का कीटोन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्योंकि कीटोन के दोनों साइड पे कार्बन होना चाहिए, दोनों साइड पे क्या होना चाहिए, कार्बन होना चाहिए। इसका मतलब है कि मिनिमम 3 कार्बन का कीटोन बनेगा। तो 3 का बनेगा तो प्रोपेनॉन, 4 का बनेगा ब्यूटेनॉन, 5 का बनेगा पेंटेनॉन, 6 का बनेगा हेक्सेनॉन। तो इस तरीके से याद होगा आपको क्या। तो चलिए हम यहाँ से नोमेनक्लेचर भी साथ साथ में सीख के गए हैं, और हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में था क्या पहचानना, हमें फंक्शनल ग्रुप पहचानना था। यहाँ से हमने फंक्शनल ग्रुप भी पहचाने और साथ में उसकी नोमेनक्लेचर भी टेक्निक सीखे कि किस टाइप का नोमेनक्लेचर होगा। चलो आगे पढ़ते हैं, आगे क्या कहता है। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि write the formula of the compound and the name the functional group present in each of the them। पहले तो आपका फार्मूला बस है, अब दिया क्या, फार्मूला दिया
उसके बाद क्या था, राइट द फॉर्मूला ऑफ द इथेनोइक एसिड। देखो एथ अभी हमने पढ़ाया था, एक को पढ़ते हैं मेथ, दो को पढ़ते हैं एथ, दो को क्या पढ़ते हैं एथ, और एसिड है कार्बोजेनिक एसिड, तभी फॉर्मूला पढ़ाए थे CnH2nO2, CnH2nO2, CnH2nO2 किसका था, कार्बोजेनिक एसिड का और एस्टर का, कार्बोजेनिक एसिड और एस्टर का। तो बताओ CnH2nO2 है, इथ कहाँ है, इथ में कितने कार्बन हो गए, दो कार्बन हो गए, C2H4O2, यही फॉर्मूला हो गया सर इथेनोइक एसिड का। क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड का C2H4O2, तो CH3 यहाँ से क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, या इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 C डबल OH। आप जैसे हो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी आपको गलत नहीं होगा, ये भी बच्चों फॉर्मूला सही है, ये स्ट्रक्चर्स के रूप में आ गई, ये कंडेंस फॉर्मूला के रूप में आ गई। चलिए सही है। प्रोपेनॉन, ऑन, ऑन मतलब कीटोन, ऑन मतलब कीटोन। तो बताओ प्रोपेनॉन कितने कार्बन का, 3 कार्बन का। हमने अभी बोला था कि कभी भी कीटोन क्या होता है, साइड में नहीं होता, हमेशा हमेशा बीच में होता है। कहाँ होता है, बीच में होता है, तो बीच में डाल दो। यहाँ पर हो गया CH3 CH3 CH3। अगर इसको आप चाहते हैं इस टाइप से लिखने के लिए तो CH3COCH3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, CH3COCH3 आ जाएगा। तो आपको समझ में आ गया क्या, आगे क्या रहा सर, मिथेन, मिथ मतलब एक, मिथेन मतलब एक, और उसमें जुड़ा हुआ नाइट्रो, नाइट्रो हो जाएगा NO2, नाइट्रो हो जाता है क्या NO2, देखना है क्वेश्चन आया है ना। CH3NO2 क्या हो जाएगा तुम्हें, CH3NO2 नाइट्रो हो गया। क्या हो गया, नाइट्रो। तो अब पहले तो आपको क्या कहा, क्या फॉर्मूला लिख लीजिए, फॉर्मूला लिखा गया आपका। उसके बाद क्या रहा कि आप इसमें फंक्शन ग्रुप बताइए कौन सी है, बताओ कौन सी फंक्शन ग्रुप, कार्बोजेनिक एसिड। क्या हो जाएगा, ये कार्बोजेनिक एसिड आ जाएगा। दूसरा यहाँ पर क्या हो गया, कीटोन हो गया, ओन है तो कीटोन है, ओन है तो कीटोन है। यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रो हो गया। क्या हो गया यहाँ पे, नाइट्रो हो गया। तो ओन है तो कीटोन है कार्बोजेनिक एसिड से, और क्या हो गया, नाइट्रोन, नाइट्रो हो गया। तो ये 3 पूछा था यहाँ पर से। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग देखने आपको ये प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि आप आसान से इसको देख सकते हो कि क्या बना है, कैसे बना है ना, ये याद कर सकते हैं। नेम द एंजाइम विच कन्वर्ट, मिल्क में क्या कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है, लैक्टिक एसिड होता है। तो लैक्टिक एसिड को कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम आएगा, लैक्टेज आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको, लैक्टेज एंजाइम आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कर रहा है कि मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए कौन सी एंजाइम की जरूरत पड़ेगी, लैक्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ेगी। केन शुगर, केन शुगर, केन शुगर कौन सा शुगर, जो घर में यूज करते हो, कौन सा शुगर घर में यूज करते हैं, C12H12 इंटू ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। यहाँ पर ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ रहा है, तो इसको इन्वर्टेज शुगर कह देते हैं। क्या कहते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में तोड़ने वाले को क्या कहते हैं, इन्वर्टेज कह देते हैं। तो इन्वर्टेज आ जाएगा यहाँ पे। ये पढ़े थे हम लोग कहाँ पे, बायोलॉजी में पढ़े होंगे, जब आप रिस्पायरेशन पढ़ रहे थे, फर्मेंटेशन पढ़ रहे थे, तो आपको ग्लूकोज से इसको तोड़ने का सिखाया था। अगर ग्लूकोज को इथेनॉल में करना होगा तो फिर जाइमेज ईस्ट लेकर के आ जाएंगे। कौन सा ईस्ट आ जाएगा, जाइमेज, जिससे ये इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता था। आपको याद होगा फर्मेंटेशन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से क्या हो जाता था कि जब केन शुगर को इन्वर्टेज डालते थे, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, और जब ग्लूकोज में जाइमेज डाल देते हैं तो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये समझ में आ गया आपको। तो कह रहा सर ग्लूकोज में इसमें तो लैक्टेज आ गया इसका। आगे देख लीजिए इसका सोल्यूशन किया हुआ है सामने, आपका एक बार सोल्यूशन कर रहे हैं, इसका एक बार सोल्यूशन किया हुआ है। ये दूध से दही जा रहा है, मिल्क से कर्ड में जा रहा है। यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टेज हो जाएंगे, और जाइमेज ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, नेम द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। अभी तो बताया फर्मेंटेशन, कौन सी गैस निकलेगा फर्मेंटेशन में, तुम्हें निकलेगा क्या कि जब तुम्हारे पास फर्मेंटेशन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्मेंटेशन में क्या होता था, जो ग्लूकोज होता था C6H5, अच्छा ग्लूकोज निकला था ना मुझे, C6H12O6। याद करो पहले ये 3 कार्बन का पायरुविक एसिड में टूटता था, 3 कार्बन का
किसमें टूटता है? पायरुविक एसिड में टूटता है। और सोचो इसके बाद ये टूटता है किसमें? इसके बाद ये टूटता है 2 कार्बन का इथेनॉल में। तो 2 कार्बन पर देखो बैलेंस कर लेना, यहाँ पे कितना कार्बन, यहाँ पर 6 कार्बन, यहाँ पर क्या कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 कार्बन का बन जाएगा। और यहाँ पर बन रहा C2H5OH, तो कितने कार्बन का बन गया? 2 कार्बन का। तो एक कार्बन डाई ऑक्साइड करेंगे तो याद हो जाएगा कि सर जब ग्लूकोज था वो 6 कार्बन का था। कितने कार्बन का था? 6 कार्बन का था। तो जब उसमें इथाइलेट डाले थे तो वो पहले टूटा था पायरुविक एसिड में। और पायरुविक एसिड कितने कार्बन का? 3 कार्बन का होता है बच्चों। कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। उसके बाद वो टूटेगा 2 कार्बन वाले में, तो 1 कार्बन बचेगा, वो कहाँ जाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड में। कहाँ जाएगा? कार्बन डाई ऑक्साइड में जाएगा। तो पूछा क्या था? पूछा था which the two product, यहाँ पर नेम द गैस इवॉल्व ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन प्रोसेस। कौन सा गैस? CO2 गैस। कौन सा गैस? CO2 गैस निकलेगा, है ना। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है which the two products when enzyme inverted upon sugar present in molasses। तो अभी तो पढ़ा था ना कि जब C2H22O11 पे जब हमारे पास शुगर क्या जाते हैं, हमारे पास जाता है इन्वर्टेड यीस्ट जाता है मोलासेस से निकलने के बाद, मोलासेस एक ऑर्गेनिज्म है, उससे निकलने के बाद ये चला जाता है ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट जाता है। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट जाता है। तो आसान सा होगा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज टूटेगा। अच्छा, घर में जो शुगर यूज करते हैं उसी को केन शुगर के नाम से जानते हैं बच्चों। केन शुगर क्या देते हैं? कई बार इसको निकल के देता सुक्रोज। दोनों सेम ही है। क्या है? दोनों सेम ही है। केन शुगर या सुक्रोज, दोनों का दोनों क्या है? सेम टाइप का शुगर है। और ये दोनों टूटते हैं किसमें? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में। किसमें टूट जाता है? ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज में टूट जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अभी तक का जो क्वेश्चन आया उस क्वेश्चन में क्या था? आपको फंक्शन ग्रुप पहचानना था, आपको इथेनॉल के रिएक्शन पढ़ने को मिल गया, कार्बोजेनिक एसिड मिल गया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शंस मिल गया। आप ये सारे रिएक्शंस को क्या करते जाइए? कंप्लीट करते जाइए, याद करते जाइए। अब आपके पास समय कम है, आप कम समय में क्या कीजिएगा? ज्यादा चीजों को रिवाइज करना, तो आप PYQ करके जाइए। PYQ में आपको हर चीज का रिकॉल हो जाएगा, एक बार याद हो जाएगा वो, है ना। तो आप एक बार रिकॉल करके जाइएगा इसको। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं। Complete the following equation and write the names of the product form। Complete the following reaction क्या है? CH3COOH। आपको पता है कि ये कार्बोजेनिक एसिड है, एसिड है तो H प्लस देगा, बेस है OH देगा, H प्लस OH माइनस क्या बना के निकलता है? वाटर। क्या बना के निकलता है? वाटर। तो बताइए बाकी जो बचा आप उसे जोड़ दीजिए। तो CH3COONA आप प्लस क्या निकल गया? वाटर। तो ये रिएक्शन आपका बन गया यहाँ से, है ना। दूसरा रिएक्शन क्या रहा है सर? C2H5O2 C2H5OH को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करा करके दिया है। किसके साथ रिएक्शन दिया? और किसमें? अल्कनाइन के NO4। हमने अभी तो बोला था आपको कि जब भी अल्कोहल रहेगा ये रिएक्शन तो एकदम रट जाओ, क्योंकि सभी जगह रिएक्शन पूछा जा रहा है। C2H5OH है, अगर ऑक्सीजन के साथ मतलब ऑक्सीडेशन कराना है, क्या कराना है इसको? ऑक्सीडेशन करवाना है। किसके प्रेजेंस में कराना है? अल्कनाइन के NO4 के प्रेजेंस में करवाना है। क्या बनता है बच्चों? कार्बोजेनिक एसिड। अभी पीछे पढ़ाए थे, क्या बनता है? अल्कोहल को ऑक्सीडेशन कराएंगे KMNO4 के प्रेजेंस में या K2Cr2 के प्रेजेंस में, क्या बन जाता है? क्या बन जाता है? यहाँ पे बन जाता है कार्बोजेनिक एसिड। क्या बन जाते हैं? कार्बोजेनिक एसिड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? कार्बोजेनिक एसिड। अभी तो पढ़ा था एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, यहाँ पे क्या हुआ था? CH3COOH प्लस C2H5OH। अब इसका OH निकालो, इसका H निकालो, वाटर बन जाएगा। और बनेगा क्या? CH3COOC2H5 प्लस क्या होगा तुम्हें? H2O निकल जाएगा। ये बन गया एस्टर। क्या बन गया? एस्टर। तो कार्बोजेनिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो एस्टर बन जाता है। कार्बोजेनिक एसिड को अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं एस्टर बन जाता है। इथेनॉल को KMNO4 डालते हैं तो क्या बन जाता है? कार्बोजेनिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है? कार्बोजेनिक एसिड बन जाता है। और ऊपर वाला रिएक्शन पर एसिड बेस का रिएक्शन था। CH3COOH एसिड NaOH बेस, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड का रिएक्शन है। तो जो स्ट्रॉन्ग बनेंगे वो कैसा बन जाएंगे? बेसिक सॉल्ट बन जाएंगे। कैसा बन जाएंगे? बेसिक सॉल्ट बन जाएगा। तो बच्चों आसान सा क्वेश्चन आता है, आपको रटा रटाया क्वेश्चन आते हैं। एक ही चीज को देखो कि कौन से रिएक्शन को ज्यादा पूछता है, एस्टरिफिकेशन, ऑक्सीडेशन
यही सब चीजों को ज्यादा वो पूछ रहा है, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस क्या करके जाने हैं, कंप्लीट करके जाने हैं। चलो ये तो वही सॉल्यूशन से आपको ये सॉल्यूशन दे दिया जाएगा, तो आप क्या होगा, आप उसको एक बार देख करके जाओगे, इससे इस चैप्टर में कहीं भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, मैं कहता हूँ भाई डज कार्बन फॉर्म कंपाउंड बाई कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये तो कई बार आया है। कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने होते हैं, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। इस कारण से कार्बन को हम लोग बोलते भी हैं टेट्रा वैलेंट। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4। तो 4 वैलेंस इसके पास होता है, इसका इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा वैलेंट एटम बोलते हैं। और टेट्रा वैलेंट एटम 9 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, 9 इलेक्ट्रॉन का गेन करता है, ये शेयर करता है। और इलेक्ट्रॉन का शेयर करने से जो बॉन्ड बनते हैं उसे कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो देखो लिखे हैं कि कार्बन फॉर्म्स कोवैलेंट कंपाउंड बिकॉज़ इट इज टेट्रावैलेंट। क्या होता है, टेट्रावैलेंट। इसका मतलब है दैट इट हैज ए 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या है इसके पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। एंड देयरफॉर शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो क्या करता है, शेयर करता है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। इस कारण से इसको हम कौन से कंपाउंड कहते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। तो याद हो जाएगा बच्चों। चलो दूसरा क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक एसिड एक्ट्स इन लिक्विड दैट ऑफन फ्रीजेस ड्यूरिंग विंटर टाइम in home country. It has the molecular formula C2H4O2 on warming with ethanol in the presence of few drop of sulfuric acid. कितने बार पढ़ोगे, इसी को इस बार लैंग्वेज बना दिया इसने। C2H4O2 इथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, इथेनोइक एसिड। और इथेनोइक एसिड के साथ किसका रिएक्शन कराया, अल्कोहल की रिएक्शन कराया है, इथेनॉल की रिएक्शन कराया। क्या बनने वाला है, इथाइल इथानोएट। क्या बनने वाला है, इथाइल इथानोएट। तो इथाइल इथानोएट का फॉर्मेशन होगा। मतलब जब कार्बोजेनिक एसिड के साथ अल्कोहल रिएक्ट करेगा तो एस्टर का निर्माण हो जाएगा। किसका निर्माण हो जाएगा, एस्टर का निर्माण हो जाएगा। बताओ क्या दे रहा, और एस्टर हमेशा अच्छा स्मेल देता है, स्वीट स्मेल देता है। स्वीट स्मेल मतलब उसको परफ्यूम में यूज कर सकते हैं। कहीं पर क्या हो सकता है कि हम उसको फ्लेवर में भी यूज कर सकते हैं। तो फ्लेवर में भी यूज करेंगे, परफ्यूम में भी यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, एस्टर एस्टर हो जाएंगे, है ना। क्या कहेंगे, लिखेंगे जब कोई अल्कोहल पी करके एसिड पीता है, अल्कोहल पी करके एसिड पीता है, तो वो एस्टर एस्टर हो जाता है। क्या हो जाता है, एस्टर मतलब सुगंधित हो जाता है, परफ्यूम जैसा देने आता है ना वो। तो अल्कोहल में एस्टर, अल्कोहल में एसिड डालो, अल्कोहल में एसिड डालो, क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। अल्कोहल में एसिड डालो, क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आ रहा है, इसमें आप इसे तो पहचान करके जाइए। अब क्वेश्चन पर में ये क्या करा, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड F is a liquid that often freezes during the winter टाइम इन cold countries। क्या हो गया, इथेनोइक एसिड हो गया। कह रहा था जिसका केवल फॉर्मूला क्या है, आपको C2H4O2 है, आपको क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। ऑन वार्मिंग विथ इथेनॉल, इथेनॉल आपको पता है। करेक्ट, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्यू ड्रॉप्स सल्फ्यूरिक एसिड इन कंपाउंड बाई। बाई में क्या बना आपको, इथाइल इथानोएट बन गया। क्या बन गया, इथाइल इथानोएट। रिएक्शन हो गए तो फिर CH3COOH प्लस C2H5OH। यहाँ से क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आ गया। कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में क्या बनता था, इथाइल इथानोएट बनता था। क्या बनता था, इथाइल इथानोएट बनता था। सॉरी सॉरी, यहाँ फाइव, क्या बन जाता था, इथाइल इथानोएट बन जाता था। बताओ क्या सही है, यही तो बनेगा सर। यहाँ से एक्स हो गया ये, वाई हो गया ये, क्या हो गया, एक्स और वाई। यहाँ से बन गया क्या, दूसरा कर रहा है द केमिकल इक्वेशन। हमने लिख लिया यहाँ पे केमिकल इक्वेशन, कोई सोचने वाली बात नहीं। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग यहाँ से। समझिए केमिकल, ये तो हो गया। द अवेलेबल इंफॉर्मेशन सजेस्ट दैट द ऑर्गेनिक कंपाउंड X विथ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H4 OH क्या था, इथेनोइक एसिड था। हमने अभी आपको बता दिया। इथेनॉल इसमें से रिएक्ट किया तो क्या बनाया, इथानोइट बना लिया। चलिए यहाँ से चलते हैं। भाई दो कोवैलेंट कंपाउंड्स, भाई दो कोवैलेंट कंपाउंड्स हैव मोर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। देखो एक बार क्वेश्चन आप अच्छे से उसके बारे में इस पे बात करते हैं। देख लिया क्वेश्चन आपने, करा इन कोवेलेंट कंपाउंड द एटम आर लिंक्ड बाय कोवेलेंट सॉरी क्या था, व्हाई डू कोवेलेंट कंपाउंड हैव मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट देखो सिंपल सी बात करना कि मेरे पास दो टाइप के कंपाउंड बनने हैं। एक है आयनिक कंपाउंड, दूसरा है कोवेलेंट कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड में क्या होता था, आयनिक कंपाउंड में क्या होता था बच्चों,
आयनिक कंपाउंड में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होता था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता था तो एक केटायन हो जाता था जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होता था, एक एनायन हो जाता था जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता था। इसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाते थे। अब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया तो बॉन्ड तोड़ने में क्या होगा, ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का शेयर करता है और जो शेयर करता है वो टूट जाता है, जल्दी टूटेंगे, ये वीक बॉन्ड हो जाएंगे। कैसे बॉन्ड हो जाएंगे, वीक बॉन्ड हो जाएंगे। और ये वाला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाएगा जिसकी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसको तोड़ना मुश्किल होगा, उसको तोड़ना मुश्किल होगा। तो उसका एमपी और बीपी भी ज्यादा होगा। मेल्टिंग पॉइंट वार्मिंग पॉइंट पर होता है क्या बच्चों, हम हीट करते हैं, हीट करते हैं तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो बॉन्ड अगर स्ट्रॉन्ग है तो तोड़ने में ज्यादा हीट लगेगा, इसका मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉर्निंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। और अगर जिसका बॉन्ड कमजोर है उसको तोड़ने में कम हीट लगेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉर्निंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बस यही समझना था यहाँ पे कि सर एक में मेल्टिंग पॉइंट बॉर्निंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है, एक में मेल्टिंग पॉइंट बॉर्निंग पॉइंट कम हो जाता है। अब पूछा था कोवैलेंट कंपाउंड में कम क्यों होता है, तो समझ में आ गया कि कोवैलेंट कंपाउंड क्या बनाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं होने के कारण से उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर पड़ जाती है, और जब अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर पड़ता है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉर्निंग पॉइंट कमजोर हो जाता है, कम हो जाता है। आगे सर में तो जहां पर इलेक्ट्रॉन का शेयर होगा, तुम अगर किसी को 20 रुपया दे दो, वो पैसा तुम्हें नहीं दे, तुम उसके पीछे पड़े रहते हो, दो 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 जंग दे, है ना, मतलब उससे जुड़े रहते हैं, स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ जुड़े रहते हैं। उससे दुश्मनी तब तक नहीं करते हैं जब तक वो मेरा पैसा वापस ना कर दे, है ना, तब तक उसके साथ जुड़े रहते हैं, मतलब वो टूटेगा नहीं। तब तुम जहां भी भागो हम उसके पीछे आएंगे, पैसे नहीं करके जाएगा नहीं। लेकिन एक सेल किया कि चलो 20 रुपया तू दे दो, 20 रुपया हम दे दे, लॉस गया दोनों, तू भी छोड़ देता वो भी छोड़ देता, मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग थोड़ा कमजोर हो जाती है, यहाँ पर थोड़ा बॉन्डिंग क्या हो जाती है, कमजोर। लेकिन अगर तूने सिर्फ दिया है तो फिर तो छोड़ेगा नहीं, तू है ना, उसको पकड़ के रखेगा। भाई तुम भागना मत, तो वो बॉन्डिंग क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग, वो क्या है, बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉन्डिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, बॉन्डिंग कम स्ट्रॉन्ग होंगे मेल्टिंग पॉइंट बॉन्डिंग पॉइंट कम जाएंगे। चलिए सर, अगला क्वेश्चन करा, हाउ आर द कार्बोनिक एसिड डिफरेंट फ्रॉम मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड कौन होता है, जो से मिनरल्स निकालते हैं, HCl, H2SO4, HNO3, ये सब जो होता है मिनरल एसिड होता है। अच्छा ये सब ना स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कैसे एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड कैसे पता चलता है, जिसको वाटर में डालो जल्दी ही आयन में कन्वर्ट हो जाए, जल्दी आयन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब सर HCl डालें तो H+Cl माइनस, H2SO4 डालें तो क्या हो जाएगा, 2H++SO4 पे -2 आ जाएगा। HNO3 डाउन है तो क्या हो जाएगा सर, H+NO3 पर एक माइनस आ जाएगा। अगर ये जल्दी आयोनाइज हो जाता है, जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड को वैलेंट बॉन्ड कहता जाएंगे ना, सुट ये आराम से जाता है, ये सब तुरंत रहता है, पानी आया छुट गया। ये क्या कहता है, पानी आया है आराम से चलेंगे, है ना, ये आराम से टूटता है। क्या होता है, आराम आराम से टूटता है, आराम से जाता है। तो इसको टाइम ज्यादा लग जाते हैं टूटने में, आयोनाइज होने में, इसको कम आयोनाइज होने में। तो जो जितना जल्दी आयोनाइज हो जाएगा उतना जल्दी एसिडिक हो जाएगा। तो इसका मतलब मिनरल एसिड ज्यादा एसिडिक होगा, तो हम कहेंगे कि मिनरल एसिड आयोनाइज फास्ट हो जाता है, जबकि कार्बोजेनिक एसिड का आयोनाइजेशन बहुत स्लो होता है। इस कारण से कार्बोजेनिक एसिड जो होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, और मिनरल एसिड कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो समझ में आ गया होगा, कार्बोजेनिक एसिड्स आर लेस आयोनाइज्ड सॉल्यूशन एज कंपेयर टू मिनरल एसिड। इसका आंसर इसको क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड कहते हैं मिनरल को, और क्या कहते हैं कार्बोजेनिक को वीक एसिड कहते हैं। तो वही लिखा था, आपको किसके बेस पर लिखना कहा था, फॉर्म आयोनाइजेशन फॉर्म में लिखने कहा था, तो आप तो आसान से करोगे इसको। उसके बाद कह डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू फाइंड हाउ इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम कार्बोनेट। अब तो करना कुछ नहीं, आपको क्या करने का रहा है, एक एक्टिविटी लिखने का रहा है। आप एक्टिविटी में क्या करोगे, एक छोटा सा अमाउंट में इथेनोइक एसिड ट्यूब में लेंगे, उस ट्यूब में क्या करोगे, कुछ ड्रॉप सोडियम कार्बोनेट को डाल दोगे। तो जैसे सोडियम कार्बोनेट को डालोगे, देखो एसिड है, ये एसिड है, ये क्या है तुम्हारा, एसिड है। जब एसिड के साथ Na2CO3 रिएक्शन करते थे, याद है क्या क्या बनता था, सोडियम एसीटेट। क्या बनता है, सोडियम एसीटेट प्लस H2O प्लस CO2। देखो यहाँ से CO2 बनेगा। अब चेक करना है कि क्या सच में CO2 निकला, सच में CO2 निकला। कैसे चेक करते हैं CO2 है या नहीं है, हम क्या कहते हैं लाइम वाटर लगाते हैं और लाइम वाटर में डाल देते हैं। तो तुम देखो इसको बहुत सा अच्छा से एक फिगर बना देना कि सर हमने यहाँ से क्या किया, यहाँ से हमने पूरा टाइट कर दिया, मान लो यहाँ पर हमने इथेनोइक एसिड डाल दिया, ठीक है, यहाँ से हम इसमें डाल रहे हैं Na2CO3 डाल रहे,
क्या डालें इसमें, Na2CO3 डालें। चलो इधर से हम इस तरीके से बनाएंगे। इस पूरे बर्तन को पैक करके हमने यहाँ से क्या किया, एक पाइप निकाल दिया इस टाइप से, और इसे जा करके एक नए बर्तन में रख रहे हैं। इसमें क्या है तुम्हारा, इसमें डाला हुआ है CaOH का ऑक्साइड डाला हुआ हो रहा है ना। यहाँ से क्या करेंगे, इसको ट्यूब बना देंगे ताकि क्या रहे, गैस रहे, एक्टिविटी की तरह लगना चाहिए, ऐसा नहीं कि खाने कहानी निकल जाए। आप कहोगे सर यहाँ पर CH3COOH क्या था, यहाँ पे CH3COOH था, यहाँ पे क्या था सर, Na2CO3 था। तो जब इसको हमने डाला इसमें, जब इसको हमने इसमें डाला तो क्या बन गया सर, यहाँ से बना CH3COOH, साथ बन गया सर, साथ में निकला CO2 यहाँ से गया सर, क्या बना गया COH का होम का इसके साथ मिला सर CO2, CaCO3 मिल्की व्हाइट लिक्विड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हम फिर H2O बन जाएगा। तो यहाँ से क्या बनेगा, मिल्की व्हाइट तुम्हारा आदेश हो जाएंगे, और जैसे ही मिल्की व्हाइट तुम्हारा होगा हम समझ जाएंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या क्या है, यहाँ से रिलीज हुआ है और रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है ना। तो ये समझ में आ जाएगा आपको। चलिए ये तो आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन का, व्हाट इज द फंक्शन ग्रुप ऑफ कार्बन कंपाउंड, व्हाट इज द फंक्शन कंपाउंड को डिफाइन कर दिया, आसान सा है। देखो जब किसी हाइड्रोकार्बन क्या होता है बच्चों, C6H5, कंपाउंड ऑफ कार्बन और हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर कंपाउंड और हाइड्रोकार्बन में से अगर एक हाइड्रोजन को हटा करके, क्या बोले, हाइड्रोकार्बन में से एक हाइड्रोजन को हटा करके अगर उसके जगह पर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच करते हैं, इसको कहते हैं एटम या ग्रुप ऑफ एटम को अटैच करते हैं, तब वो क्या हो जाता है, उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। और वो प्रॉपर्टी जो चेंज होता है बच्चों, वही कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप। तो वो एटम और ग्रुप ऑफ एटम which attached with hydrocarbon by removing of one hydrogen then change their property is called functional group। क्या कह देंगे फंक्शनल ग्रुप। यहाँ a functional group may be defined as an atom या group of atom upon which the property of a particular organic compound are based, जिसके ऊपर क्या होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बेस्ड करता है, डिपेंड करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। कहता स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ व्हिच, आगे क्या रहा, अच्छा इसी में कह रहा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन CH3COOH एंड इसका अब बताओ COOH कार्बोजन के COOH कार्बोजन में OH हमको हम CHO CO कीटोन, ये तो पहचान हो गया ना फंक्शनल ग्रुप को। तो फंक्शनल ग्रुप को आसान से पहचानने का तरीका मतलब याद करते रहेंगे फंक्शनल ग्रुप को क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके पास है बच्चों, वो है स्टेट द प्रिंसिपल ऑन व्हिच द क्लिनाइजिंग एक्शन ऑफ सॉप इज बेस्ड, है ना। क्लिनाइजिंग एक्शन के बारे में बात, ये क्या है, क्लिनाइजिंग एक्शन क्या होता है, सफाई करनी होती है। देखो सॉप में क्या करते हैं, सॉप में क्या होता है, एक लंबी सी कार्बन होती है इस टाइप से, 16-17 कार्बन डाल देना, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरीके से 16-17 कार्बन का डाल देना। ये जो हेड वाला रीजन होता है बच्चों, इसको हेड या पोमर रीजन कहते हैं, पोमर रीजन कहते हैं। ये जो होता है बच्चों हाइड्रोफिलिक होता है, क्या होता है, ये हाइड्रोफिलिक होता है। ये वाला जो होता है बच्चों, ये जो पोर्शन पूरा होता है दिस इज टेल कहते हैं इसको, और टेल जो होता है नॉन पोमर रीजन होता है, क्या होता है, ये नॉन पोमर रीजन होता है। और नॉन पोमर रीजन के बाद ये जो होता है बच्चों हाइड्रोफोबिक होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। और जब ये हाइड्रोफोबिक होता है बच्चों, ये वाटर में इनसॉल्युबल हो जाते हैं, ये वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं, क्या हो जाता है, ये वाटर सॉल्युबल हो जाता है। और ये क्या हो जाता है आपको, वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है, क्या हो जाता है, वाटर इनसॉल्युबल हो जाता है यहाँ से। तो ये वाटर सॉल्युबल से हो रहे हैं, और एक क्या हो रहा है आपका वाटर इनसॉल्युबल हो रहा है, हो जाएगा ना ये। अब देखोगे जैसे ही हमने कोई कपड़े डाला, अब देखो जो वाटर इनसॉल्युबल होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मतलब सॉल्युबल कार्बन कंपाउंड होते हैं, इसमें सॉल्युबल हो जाते हैं। तो ये जो सॉल्युबल हो जाता है बच्चों, ये फाइट सॉल्युबल होता है, हाँ ना, वायल सॉल्युबल होता है, फाइट या वायल में सॉल्युबल हो जाता है। तो सोचो जैसे हमने किसी कपड़े में ये उसके ऊपर वायल का पैसे लगा हुआ, इसको हमने क्या कर दिया, इसमें पूरा पानी डाल दिया, और उसके बाद क्या कर दिया, इसमें हमने डाल दिया सॉप की पार्टियां। तो सॉप की पार्टियां देखो बच्चों क्या करता है, ये वायल है,
इसका हेड वाला रीजन सॉफ्ट के वायन से टकरा जाता है, इससे जुड़ जाता है, इस तरीके से ये जुड़ जाते हैं, इस टाइप से ये जुड़ जाते हैं। देखो बहुत क्वेश्चन आते हैं सॉफ्ट से, इसमें ध्यान रखोगे, है ना। इस टाइप से ये बन जाता है, ये पूरा का पूरा सॉफ्ट के कारण से वायन जो होता है वो डिजॉल्व हो जाता है बच्चों, है ना। और यहाँ पर सी डबल ओ पर एक माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ पर एक माइनस, सी डबल बॉन्ड ओ पे एक माइनस, यहाँ से क्या हो जाता है, ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। तो ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाटर में चला जाएगा, यहाँ से ये वाटर में चला गया, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाटर में आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, वाटर में आ जाएगा। तो ये देखो क्या होगा, इसके चारों तरफ बन जाते हैं इस टाइप से, इसे हम बोलते हैं मिसेल्स, एक स्फेरिकल बन जाता है, एक ड्रॉप वाइन गिरा, उसके चारों तरफ से सॉफ्टनेस को घेर लिया, है ना। एक ड्रॉप वाइन गिरा, उसके चारों तरफ से सॉफ्टनेस को घेर लिया, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर बना लिया, उसको कहते हैं मिसेल्स। अब वो मिसेल्स क्या करता है, पूरा वैन को ऊपर उठा के ले आता है, चलो तुम मेरे साथ चलो, है ना। तो यहाँ से क्या करता है कि पूरा को ऊपर उठा के ले आता है, और जब ऊपर उठा के ले आता है तो जिसके सारे डस्ट पार्टिकल गंदगी जो होते हैं जो वैन से चिपके रहते हैं वो सब साफ हो जाते हैं। तो जब चलो यहाँ से हमने मिसेंस बनाया, और मिसेंस बना करके वहां से क्या करते हैं, सफाई करते हैं। तो आप चलिए इसके बारे में देखिए यहाँ से क्या कह रहा है, क्या था, कहता था chlorinating system of soap is based on its tendency to act as bridge between water and one drop containing particle। अभी हमने बताया कि किसके बीच में जुड़ता है, one drop और इसके बीच में जुड़ जाता है soap। एज ए रिजल्ट वायन एंड वाटर गेट मिक्स, इससे वायन और वाटर आपस में मिक्स हो जाते हैं, और मिक्स हो जाने के बाद वो मिसेंस तैयार कर लेता है, और मिसेंस के आने के कारण से जब मिसेंस बनते हैं तो वायन ऊपर हट जाते हैं, जो भी उसमें वायन ड्रॉप डर्ट के साथ जुड़ा रहता है सब सेपरेट हो जाता है, और कपड़े साफ हो जाते हैं। या फिर तुम्हारा हेयर के साथ भी वही होगा, है ना, हेयर के साथ भी वही होगा। चलिए इस बार क्या किया इसने, इस बार इसने क्वेश्चन किया कि क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर, क्वेश्चन ज्यादा क्वेश्चन लगे। चलो यहाँ से देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इथेनोइक एसिड। जब इसको तो रट के ही जाना, इथेनोइक एसिड, मतलब दो कार्बन, एथेथ मतलब दो कार्बन, तो दो कार्बन आ गया, ओइक एसिड है, कार्बोजेनिक एसिड है, कार्बोजेनिक एसिड, हम COH का हो जाएगा कार्बोजेनिक है, यहाँ से देखना है CH3 हो गया, तो CH3 COH हो गया, कार्बोजेनिक एसिड आ गया। चलिए अगला है ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन है बच्चों 1 2 3 4, यहाँ पर कीटोन है, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया। बाकी इस बच्चों H H H डाउन दोगे इसमें, यहाँ से H H डाउन दोगे इसमें, यहाँ से H H H डाउन दोगे, देखो कीटोन आ गया, दिस इज ब्यूटेनॉन, क्या आ जाएगा आपका, कीटोन आ गया, ब्यूटेनॉन आ जाएगा। कहता भाई इधर कन्वर्जन ऑफ इथेनॉल टू इथेनॉल, किसी कितने बार पूछेगा, कितने बार पूछेगा इसको कि क्या है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल का फॉर्मूला दो C2H5OH, क्या बनाना है इसको, इथेनोइक एसिड बनाना है CH3COOH, क्या डाल दोगे इसमें, केमोनोफोल, हाँ ना, क्या डाल देना, केमोनोफोरिन, अंकनाइन मीडियम, क्या डाल देना है, अंकनाइन मीडियम में केमोनोफोर डाल देने हैं। या तो फोटो भी मिल सकता, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये आराम से कन्वर्ट हो जाएंगे, आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब तो याद हो गया होगा, अब तो याद हो गया कि इथेनॉल को ऑक्सीडाइज करो, किसके पहले इसमें केमोनोफोरिन, अंकनाइन मीडियम क्या बन जाता है, कार्बोजेनिक एसिड बन जाता है। चलो अब तो याद हो गया होगी बच्चों। और कुछ क्वेश्चन देखो भाई, कन्वर्जन कैसे कंसीडर तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों कंसीडर करें, तो ये सिंपल सी बात है, हमने वहां पर क्या किया, उसको ऑक्सीडाइज करवाया, तो क्या हो गया, कार्बोनेशन कैसे में कर, व्हाट आर एस्टर, क्या पूछे, व्हाट आर, हाउ आर दे फॉर्म, कैसे बनता है, कई बार हमने यूज किया। एस्टर क्या था, एस्टर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका फंक्शन ग्रुप सिर्फ OR है, और ये क्या होता है, ये क्या होता है, स्वीट स्मेल होता है, परफ्यूम में यूज करते हैं, और क्या यूज करते हैं, फ्लेवर में यूज करते हैं, है ना, वहां पे क्या होता है, ये तुम्हारा एस्टर हो जाते हैं। तो एस्टर पूछेगा कहेंगे एस्टर और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एस्टर जो होता है तुम्हारे पास क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं विच कंटेन द फंक्शन ग्रुप एस्टर ग्रुप, है ना। अब इसके पास क्या होता है, आर के जगह पर तुम्हें क्या हो सकता है, CH3 देखो आर मतलब होता है अंकाइन, आर मतलब क्या होता है बच्चों, अंकाइन, जिसका फॉर्मूला होता है CnH2n+1, n बराबर 1 रखा CH3 बन जाएगा, n बराबर 2 रखा C2H5 बन जाएगा, n बराबर 3 रखा C3H7 बन जाएगा, दुगुना एक कम, दिस इज अल्काइन ग्रुप्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, अल्काइन ग्रुप कहा जाता है। अल्काइन मतलब एक कार्बन का मिथाइल, दो कार्बन का इथाइल, तीन कार्बन का प्रोपाइल, चार कार्बन का ब्यूटाइल, पांच कार्बन का पेंटाइल, छह कार्बन का हेक्साइल,
ऐसे ग्रुप्स होते हैं, है ना? तो आसान से आपको ये समझ में आ सकता है क्या हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ क्या रहता है, आप बताओ क्या? राइट, 2 यूजेज ऑफ एस्टर, ये तो बताया था ना, परफ्यूम बनाने के फ्लेवर में डाल देंगे इसको, है ना? तो क्या करता है, एस्टर आर फ्लेजेंट, में सुनने में बहुत अच्छा लगता है। दीज आर यूज्ड टू फ्लेवरिंग एजेंट, फ्लेवर बनाने चाहते हैं, एंड आल्सो परफ्यूम्स। इसके अलावा तो तुम्हें क्या हो कि एस्टर का यूज हम लोग जब उसमें ग्लिसरॉल बना डाल देते हैं तो ट्राइग्लिसराइड बन जाता है, उसी से सॉप बनाए जाते हैं, और सॉप बनाने के रिएक्शन को बच्चों क्या कहते हैं, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन कहते हैं। तो तब बनाओगे कैसे इसको, तो बनाना कुछ नहीं है, फैटी एसिड ले रहे हैं और COOH ले रहे हैं, इसके ऊपर कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस डाल देना, या तो NaOH या KOH, NaOH या KOH। तो देखो RCOONA बन जाएगा, दिस इज सॉल्ट। इसी को क्या क्या कहते हैं, सॉल्ट कहते हैं, फर्स्ट वाटर। तो सैपोनिफिकेशन आ जाएगा, आसान से बन जाएगा सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। कोई दिक्कत है? एस्टरिफिकेशन हम नहीं बता रहे, इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि बार बार हमने क्या, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन क्या होता है, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन वो होता है जब कार्बोनिक एसिड रिएक्शन करता है किसके साथ, अल्कोहल के साथ में, तो क्या बनता है, एस्टर बन जाता है, उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, एस्टरिफिकेशन बोलते हैं बच्चों। तो कोई ज्यादा नहीं था इसमें, इसलिए हमने इसको दोबारा 2 बार 3 बार हमने कर लिया, ज्यादा देर हम नहीं कर रहे इसको। कहता डिस्टिंग्विश बिटवीन एस्टरिफिकेशन एंड सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन और सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में अंतर निकलने का रहा, डिफरेंस निकलने का रहा। तो हमें तो पता है कि एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में क्या हो जाता है कि एसिड रिएक्ट करता है, अल्कोहल का इन्वर्जेंस ऑफ एस्टर्स ऑफ 4 तब बन जाते हैं एस्टर। पता है ठीक है, क्या बन जाता है, एस्टर बन जाता है। चलो सैपोनिफिकेशन इसमें क्या होता है, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसके केस में हम अल्कोहल के जगह पे क्या रख लेते हैं, अल्कोहल के जगह पे कोई स्ट्रॉन्ग बेस रख लेते हैं, या तो NaOH या तो KOH रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, NaOH या KOH रख लेते हैं। इसमें सॉल्ट बन जाता है और साथ में बन जाता है इथेनॉल बन जाते हैं। तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, एक बार जगह पर C2H5OH रखते हैं, C2H5OH, एक उसके जगह पे क्या रखते हैं, XOH, या तो NaOH या तो KOH, क्या रखते हैं, NaOH या KOH रखते हैं, जिसके कारण से क्या हो जाते हैं, इसमें चेंजिंग आ जाता है बच्चों। तो ये तो आपको एक समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट करेक्ट, इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच पार्ट लार्जली डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तथा ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसमें क्या होता है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होते हैं, तो वो क्या होता है, क्या होता है, इन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच पार्ट लार्जली डिटरमाइन द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। कंपाउंड होता है जनरली तुम्हारे पास कौन होते हैं, एक अल्काइन ग्रुप होता है। तो देखो हमने डिफिनेशन ही किया था, डिफिनेशन क्या कहे थे, डिफिनेशन हम बोल रहे थे कि सर मेरे पास क्या हो जाएगा कि एक R ग्रुप है, एक फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप जो होता है वो किसी हाइड्रोकार्बन से जो होता है उसका प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। तो देखना दो चीजों पर, एक तो तुम्हारा फंक्शन ग्रुप पे डिपेंड कर रहा है, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, फंक्शनल ग्रुप पे डिपेंड करता है। और दूसरा उसका चैन पे डिपेंड करता है, चैन जिसको अल्काइन ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, अल्काइन ग्रुप कहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। 1 कार्बन का है, 2 कार्बन का है, 3 कार्बन का है, 4 कार्बन का, 50 कार्बन, 100 कार्बन। अगर जितना छोटा कार्बन रहेगा, 1 2 3 4 कार्बन करेगा, वो गैस में मिलेगा तुम्हें कंपाउंड, मैक्सिमम तुम्हें क्या हो जाएगा, पूरा नहीं करे, मैक्सिमम मिलेगा, है ना। अगर तुम्हारे पास क्या होगा, 5 6 7 मिलने लगा, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएंगे, उससे ज्यादा मिलने लगा तुम्हें बैक से सॉलिड ग्रुप में मिल जाएंगे। तो प्रॉपर्टी इस पे भी डिपेंड करता है कि कार्बन की संख्या कितना है। कम कार्बन के हैं बाटन में आसान से संभव हो जाते हैं, ज्यादा कार्बन के बाटन में संभव नहीं हो पाता है। तो कार्बन की संख्या पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। तो दो चीजें, एक उसका फंक्शन ग्रुप, एक उसका कार्बन की संख्या, जिसके कायम ग्रुप कहते हैं। तो ये समझ में आ गया पहला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन, राइट केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इथेनॉल विद एन एसिडिफाइड केमन बात वही है सर, इथेनॉल को नहीं, हमने दो चीजें याद करवाए थे, KMnO4 इन एसिडिक, KMnO4 अल्कनाइल में रहेगा तो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट करेगा। K2Cr2O7 जिसको पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, पोटेशियम डाइक्रोमेट कहते हैं। K2Cr2O7 को एसिडिक मीडियम में डालोगे, ये कैसा काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है बच्चों। किसके रूप में काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में अल्कोहल जो होता है, क्या डाइट अपना, अल्कोहल जो होता है वो एसिडिक कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है। अल्कोहल किस में बदल जाता है, कार्बोनिक एसिड में बदल जाता है। ये आगे आपको एल्डिहाइड रहेगा, वो भी आपको कार्बोनिक एसिड में ही चला जाएगा। तो क्या क्या, अल्कोहल भी कार्बोनिक एसिड, एल्डिहाइड भी कार्बोनिक एसिड। किसको देखा,
KMnO4 को और किसको K2Cr2O7। तो जब KMnO4 K2Cr2O7 के साथ जब हम क्या कहते हैं एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम, देखो K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट सिर्फ एसिडिक में ही काम करता है। किसमें काम करता है? एसिडिक में काम करता है। लेकिन KMnO4 अल्कनाइन जो होता है वो काम करता है किसमें? एसिडिक में भी काम करता, बेसिक में भी काम करता, न्यूट्रल में भी काम करता, तीनों हिस्से में ये काम करते हैं। तो ये सब का सब ये जैसे दिखे बच्चों, तुम्हें अंकुरम और एल्डिहाइड को कहाँ में जाना है? कार्बोजेनिक एसिड में जाना है। कहाँ में जाना है? कार्बोजेनिक एसिड में जाना है। तो फिर आसान से समझ में आ जाएगा। कहता राइट ए केमिकल इक्वेशन प्रेजेंट द फॉर्म ऑफ द इथेनॉल। इथेनॉल कितने बार लिखोगे? C2H5OH, इसके ऊपर क्या डालना? K2Cr2O7 दिख रहा है क्या यहाँ पे? चलो इसको मिटा देते हैं। आपको समझ में आ गया? बताओ ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करे? आप किस पर डिपेंड किया? अल्काइल ग्रुप पे और किस पे? फंक्शन ग्रुप पे। यहाँ पे क्या कहा? इथेनॉल लिखो C2H5OH, इसके साथ क्या डालो? इसके साथ डाल दो आपको K2Cr2O7। क्या डाल देना है? K2Cr2O7 किसमें डाल देना है? एसिडिक मीडियम। क्या बनेगा? इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड। कॉमन नेम क्या है? इथेनोइक का एसिटिक है। कॉमन नेम इथेनोइक का क्या है? एसिटिक है। तो क्या इस तरीके से बना सकते हो क्या? चलिए आगे बढ़े हम लोग। चलो वही चीज है बच्चों आपके पास, कोई ज्यादा है नहीं। नेक्स्ट है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। रीजन फॉर द फॉलोइंग, क्या क्या रीजन है? एयर होल्स ऑफ द गैस बर्नर have to be adjusted when heated vessel get vacuumed by the flame। कहता इस केस में आप क्या होगा कि आपने घर पे एलपीजी गैस देखे, यहाँ पर बर्नर लगा होता है, इस बर्नर में छेद होता है। अगर यहाँ से गैस निकलती है, इसमें ऑक्सीजन के कांटेक्ट आते हैं इधर से, तब ये अंदर जो एलपीजी गैसेस है, एलपीजी गैस है बच्चों, उसमें ब्यूटेन होता है या तो आइसोब्यूटेन होता है, ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन होते हैं। इसकी फॉर्मूला आपको पता है क्या? इसकी फॉर्मूला होता है बच्चों COH10। दिस इज हाइड्रोकार्बन। ये क्या हो जाता है आपको? हाइड्रोकार्बन हो जाता है ना। अब अगर कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन कि गिव रीजन फॉर द एयर होल्स ऑफ द गैस बर्नर हैव टू बी एडजस्टेड व्हेन हीटेड वेसल गेट ब्लाइटेंड बाय द फ्लेम्स। क्या होता है कि जब हम उसको बर्तन रखे धीरे धीरे नीचे ब्लाइट होने लगा, इसका मतलब समझ जाना कि कार्बन का इनकम्प्लीट कम्बशन हो गया। इनकम्प्लीट कम्बशन होंगे तब जाके वो ब्लाइट होने लग जाएंगे। अगर कम्बशन कंप्लीट हो जाता है ऐसा नहीं होगा। बस वही लिखे इन केस द वेसल वेयर कुकिंग इज डन गेट ब्लाइटेड फ्रॉम आउटसाइड, दिस मीन्स दैट कंबशन इज इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट कंबशन होंगे तभी जाके तो बनाए होगा। कंप्लीट कंबशन पे बनाए नहीं होते है ना, तो कार्बन आके तो जुड़ जाता है क्योंकि कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाए नहीं होता है कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अगर बनाए होता है एटमोस्फेयर में बनाए मुझे देख रहा होता, ऐसा नहीं हो रहा। तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाए नहीं होता है, वो कार्बन जाके के जुड़ रहा है बर्तन के नीचे से। क्या जुड़ रहा है? कार्बन जाके जुड़ रहा है, वो बनाए। इनकम्प्लीट कंबशन हो गया, कुछ कार्बन जाके जुड़े। तो यही कह रहा है एज इट इज द कार्बन पार्टिकल इन द फॉर्म ऑफ सूट गेट डिपोजिटेड एंड द वेसल्स बनाई। हाँ क्या हो गया? ये जब जमा नहीं पूरा तरीके से तो जो कार्बन इसके हवा में थे वो जाके के बर्तन में चिपक गए हैं। इन ऑर्डर टू चेक द ऑक्सीजन एयर सप्लाई मस्ट बी इंक्रीज। अब यहाँ पर मुझे किसको बनाना पड़ेगा? ऑक्सीजन को। जितना ऑक्सीजन बनाएंगे कंप्लीट कंबशन होगा। दिस कैन बी डन बाय एडजस्टिंग द एयर होम्स ऑफ द गैसेस बर्नर। वहां पर क्या करेगा? एयर होम्स को एडजस्ट करना पड़ेगा ताकि उसमें ऑक्सीजन ज्यादा जा सके। हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। यूज ऑफ सिंथेटिक डिटर्जेंट कॉज प्रमोशन प्रॉब्लम। चलिए तुम्हें पता है सॉप जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है। सॉप जो होता है बायोडिग्रेडेबल होता है। डिटर्जेंट जो होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल होने के कारण से अगर तुम स्नान किया डिटर्जेंट से शैम्पू को स्नान किया, उसने पानी में झूम करके पानी के सोर्सेस में चला गया, जिसके कारण से वाटर प्रमोशन का कारण बन सकता है। तो ये अर्थ में कि जब भी वाटर प्रमोशन के कारण पूछे तो ये करना से वो नॉन बायोडिग्रेडेबल था। क्या था तुम्हें? नॉन बायोडिग्रेडेबल था। द प्रमोशन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द सिंथेटिक डिटर्जेंट ड्यू टू द नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर। नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, दीज आर एक्चुअली लॉन्ग चेन। सॉप और डिटर्जेंट दोनों में बड़े होते हैं, लंबे चेन होते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल में टूट नहीं रहा है, इसके कारण से वाटर में क्या करता है? एक हमें क्या कहता है? प्रमोशन का प्रॉब्लम लेकर के आ जाता है, जिसके कारण से वो पानी पीने लायक नहीं रहता या फिर उसमें एक्वाटिक लाइफ को रहने में बहुत प्रॉब्लम होती है। चलिए बच्चे अब आगे का क्वेश्चन है क्या द सेवरल फैक्टरीज फेयर pouring their waste in a river A and B. Water samples were collected from these two rivers. It was observed that sample collected from river A was acidic while that river B was basic. The factories located near A and B are soap and detergent factories near A and Ankuram distillery near B.
कहता है soap and detergent factory near B and Ampuha distillery near A, lead storage battery manufacturing factory near A and soap and detergent factory near B, D स्टोरेज है। तो ऑप्शन से यहाँ पे है सबका। तो अब सोचो तुम्हारे पास क्या कर रहा था कि दो रिवर है। हाँ क्या है, दो रिवर है, एक ए है एक बी है, एक में एसिडिक हो गया एक में क्या हो गया तुम्हें बेसिक आ गया। तो तुम्हें समझ में आनी चाहिए। देख लेते बच्चों क्या क्वेश्चन था पूरा फिर से पढ़ो इसको। क्या कर रहा है कि सेवरल फैक्ट्रीज वे pouring their waste in river A, एक रिवर ए एक रिवर बी है। कहता वाटर सैंपल वेल कनेक्टेड, दोनों से हमने थोड़ा थोड़ा वाटर का सैंपल ले लिया। ठीक, दिस टू रिवर इट वाज ऑब्जर्व दैट सैंपल कनेक्टेड फ्रॉम रिवर ए इज एसिड, इसका हमारा एसिडिक हो गया बच्चों। ठीक है, while that river of B was base, B से बेसिक ए से एसिडिक, ऐसा लॉजिक समझ गया है इसमें। चलो ठीक है, ए से एसिडिक बी से बेसिक। The factory located near A and B are कौन से फैक्ट होगा, एक ऑप्शन ए का है soap and detergent factories near A and Ampuham distillery B। अम्पुहम भी एसिडिक होता है बच्चों, तो बी के पास अम्पुहम नहीं लगाना है। अम्पुहम भी हमका एसिडिक होता है ना। soap and B में कह रहा soap and detergent factory near B and Ampuham district near A। तो ए अम्पुहम है बट soap और इसमें क्या रहा है, तो अगर इसमें कह रहा है तो तुम्हें क्या हो जाएगा बच्चों कि यहाँ पर ये बेसिक आनी चाहिए थी। यहाँ पर तो एसिडिक दिख रहा है इसका, क्योंकि सॉफ्ट डाल दिया इसमें, तो ऑप्शन बी ही नहीं होने वाला है। हाँ ना, सॉफ्ट और डिटर्जेंट फैक्ट्री नियर बी एंड अम्पुहम डिस्टिलरी नियर ए, दोनों एसिडिक है। खत्म, नीड स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री नियर ए एंड सॉफ्ट एंड बी। ठीक है, सॉफ्ट एंड बी में क्या होता है, हमका जैसे सॉफ्ट होता है CH3COON, सॉरी RCOON। तो देखो बिग एसिड, कार्बोजेनिक एसिड बिग एसिड होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये जो सॉल्ट बनता है बच्चों वो बेसिक सॉल्ट बनता है। कैसा सॉल्ट बनता है, बेसिक सॉल्ट बनता है। ठीक है, अच्छा लेड स्टोरेज बैटरी में ना सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं। तो बताओ बच्चों सल्फ्यूरिक एसिड, तो यहाँ तो एसिडिक हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेसिक। तो ऑप्शन नंबर सी यही आंसर होगा, क्योंकि लेड स्टोरेज बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रहे हैं और सल्फ्यूरिक एसिड के कारण से ये एसिडिक हो जाएगा। और इसमें जो सॉल्ट बन रहा है, सॉल्ट का जो सॉल्ट है ना वो किसका है, स्ट्रॉन्ग बेस और बिग एसिड का है। तो ऐसे में बेसिक सॉल्ट हो जाता है, तो बेसिक सॉल्ट तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा आपको। चलो, कैरी आउट फ्लोइंग कन्वर्जेंस इथेनॉल टू इथीन, इथेनॉल से इथीन जाना बच्चों एकदम बहुत आसान से, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। इथेनॉल है एच एच एच, यहाँ पर है बच्चों OH और H, इसमें कुछ कहना नहीं। हम यहाँ पर H2SO4 डाल देंगे, हाई टेम्परेचर पर डालेंगे बच्चों 443 के, फिर इसका एक H निकलेगा, यहाँ से OH बनाएगा और एक इथीन बन जाता। तो याद रखना तो अभी तो अपने H2SO4 पीछे डालने थे, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 डालने थे। तो हमें इस वहां पर कार्बोजेनिक एसिड और हमको हम था कार्बोजेनिक एसिड और हमको हमने तो वो डाला जाता है बच्चों 413 के अंदर। कितना पे डाला जाता है, 413 के अंदर, तो एस्टर बन जाता था। क्या बन जाता था, एस्टर। अगर 444 के अंदर डाल दे तो ऐसे करना HOH भागा डबल बॉन्ड बन जाएगा, HOH भागा H2O बने थे, वहां पर क्या बन जाएंगे डबल बॉन्ड, तो ये अल्कीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, उसके बाद क्या है इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, कितने बार करोगे इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड, इसको तो रखेंगे, इसको तो अब रखो क्या होगा, इथेनॉल के ऊपर जब NO4 एसिड डालेंगे तो इथेनोइक एसिड बन जाएगा। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है ये, क्या है ये, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। डिफरेंशिएट बिटवीन एडिशन रिएक्शन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव वन एग्जांपल। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, एडिशन रिएक्शन में जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो सैचुरेटेड में कन्वर्ट होता है। अनसैचुरेटेड किसमें कन्वर्ट होता है, एडिशन रिएक्शन में। एडिशन में अनसैचुरेटेड क्या हो जाते हैं, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। अनसैचुरेटेड किसमें कन्वर्ट होता है, सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड टूटते हैं, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड टूटता है, सिंगल में कन्वर्ट होता है। जबकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में बच्चों, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में से कोई एक फंक्शन ग्रुप हटता है और दूसरा आकर के जुड़ जाता है उस पर, है ना। तो एक का हटना दूसरे का आकर जुड़ना का होता था सब्स्टिट्यूशन। जैसे अभी तुम 10th क्लास से निकलोगे तो कोई तो 10th क्लास में आएगा, वो तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन है, वो तुम्हारा क्या, सब्स्टिट्यूशन। ये समझ में आ गया क्या, ये तुम्हारे पास आसान सा रिएक्शन क्वेश्चन थे। और थे इसमें क्या,
गिवन एग्जाम्पल तो दे देगा कि एग्जाम्पल कोई दिक्कत हो। चलिए सॉल्यूशन इतने बड़े लिखे हैं। व्हाट इज द होमोलॉगस सीरीज? हाँ ये भी क्वेश्चन आता है बच्चों। होमोलॉगस सीरीज किसको कहते हैं? एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म गिविंग वन एग्जांपल ऑफ ईच। उसके बाद दूसरा एस्ट्रिफिकेशन। क्या करोगे एस्ट्रिफिकेशन? एस्ट्रिफिकेशन तो पता नहीं क्या है एस्ट्रिफिकेशन के साथ में। होमोलॉगस सीरीज क्या कहते हैं बच्चों? अगर जिसका देखो जिसका देखो सिंपल सा कहते हैं होमोलॉगस सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड वो होता है जिसके पास मोनोमर फार्मूला सेम हो। तो सेम मोनोमर फार्मूला, सेम मोनोमर फार्मूला, मोनोमर फार्मूला। जैसे आपने अगर अम्लकोहम की बातें किया तो सब अम्लकोहम का ही लेना कंपाउंड। समझ में आ गया? अगर आपने अनकेन की बातें करनी है तो सिर्फ अनकेन ले लेना है। आपने अगर कार्बोजेनिक एसिड की बात करनी है तो सिर्फ कार्बोजेनिक एसिड रख लेना है। समझ लो कुछ फंक्शन इसके मतलब है कि सेम फंक्शनल ग्रुप भी होनी चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप भी होनी चाहिए। उसके बाद लगातार दो कार्बन के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंपाउंड, डिफरेंस बिटवीन टू एडजेसेंट कंपाउंड जो होगा बच्चों वो CH2 यूनिट का होगा। एडजेसेंट कंपाउंड कितने यूनिट का हो जाएगा? CH2 यूनिट का हो जाएगा। उसे हम बोलते हैं होमोलॉगस सीरीज। उसे क्या बोलते हैं? होमोलॉगस सीरीज। जैसे बच्चों हर एग्जांपल लेना है, जैसे हमने अगर मीथेन ले लिया, किसका लिया? अनकेन का। अनकेन में पहला एक अलग का मीथेन होता है, एडजेसेंट लगातार है। दूसरा क्या हो जाएगा? C2H6 हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? C3H8 हो जाएगा। चौथा क्या होगा? C4H2 होगा। देखो इसके बीच का अंतर दो कार्बन एक कार्बन, कितने आएगा? एक कार्बन। 6 कार्बन में से 4 कार्बन गया, कितना हो गया? 2 कार्बन। फिर इसके अंदर देखो 3 में से 2 कार्बन गया बच्चों, 1 कार्बन बचेगा। 8 में से 6 गया बच्चों, 2 कार्बन बचेगा। फिर इसके बीच का डिफरेंस देखो, 4 में से 3 कार्बन गया, 1 कार्बन बनेगा। 10 में से 2 8 कार्बन गया, 2 कार्बन बनेगा। बताओ सबका CH2 का डिफरेंस आया क्या? लगातार देखने हैं, लगातार देखने हैं, है ना? तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? अगर डिफरेंस CH2 का आ गया वो सीरीज कहा जाएगा होमोलॉगस सीरीज। क्या कहा जाएगा? वो होमोलॉगस सीरीज कहा जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। एग्जाम्पल एस्टिफिकेशन तो समझ में आ गया ना कि सर कार्बोजेनिक एसिड को अल्कोहल के साथ मिला दो एसिड मीडियम में कौन सा H2SO4 के साथ तो वो क्या बन जाता है? एस्टर बन जाता है। अब नहीं बताएंगे एस्टर को, बहुत हो गया, बहुत हो गया ये एक कर दिया मुझे। एडिशन रिएक्शन है। एडिशन रिएक्शन में भी होता है कि जिसमें क्या होता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड को सैचुरेटेड कंपाउंड किया जाता है, हाइड्रोजन को जो कहते हैं। दो रिएक्शन इन व्हिच एटम ऑफ ग्रुप ऑफ एटम आर सिंपली एडेड टू ए डबल या ट्रिपल बॉन्ड विदाउट द एलिमिनेशन ऑफ एनी एटम। जैसे क्या होता है यहाँ पर देखो C डबल बॉन्ड C है, C डबल बॉन्ड C है, हाँ ना? यहाँ H और H है, यहाँ H और H है। इसकी रिएक्शन कराओगे H2 के प्रेजेंस में लिथियम डाल दोगे, पनेडियम डाल दोगे या प्लैटिनम डाल दोगे बच्चों, तो यहाँ से क्या करेगा? इसको तोड़ेगा और दोनों पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, दोनों पर एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा? सेपरेट ए। अगर यही बच्चे ट्रिपल बॉन्ड का कंपाउंड है तुम्हारा, यहाँ पर H2 डालोगे, तुम क्या डालोगे यहाँ पे? H2। तो यहाँ पर भी तो जब तक क्या होगा ये टूट ना जाए पूरा का पूरा, तब तक ये आप ऐसा ही करते रहना इसको, है ना? इस टाइप से आ जाएगा आपका C2H6। हाँ अगर यहाँ पर हमने बताया था चूना लगा देना, PDBSO4, है ना? क्या डालेंगे? PDBSO4 या तो डालेंगे CaCO3। तो वैसे कंडीशन में तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये डबल बॉन्ड में रह जाएगा। तो उतना नहीं पढ़ना, एडिशन इसमें सिंपल बना, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ के सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करते हैं। किसके प्रेजेंस में? हाइड्रोजन के प्रेजेंस में। किसके प्रेजेंस में कहते हैं? हाइड्रोजन के प्रेजेंस में कर देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ? चलो असर्शन रीजंस का क्वेश्चन करा। एथनोइक एसिड इज आल्सो नोन एज गैलिसियन एसिटिक एसिड, बात सही है। Reason that the melting point of pure ethanoic acid to nitric acid and hence it often freezes during winter in cold climate. तो बात भी ये भी सही। तो both assertion and reasons are true। और इसलिए वो एसिड में बन जाता है क्योंकि इसका melting point क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है। तो इसका आंसर में आ जाएंगे तो तुम्हारे ठीक है प्योर ऑप्शन ए हो जाएंगे। प्योर इथेनोइक एसिड एंड एसिटिक एसिड फ्रीज द मोर द रूम टेम्परेचर इट बहुत डिस्टेंस संबंध तो ठीक है। अगला क्या है? एसिडिफिकेशन इज द प्रोसेस इन व्हिच स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। ये भी सही है। एसिडिफिकेशन में क्या क्या था? एस्टर बनता था, एस्टर में स्वीट स्मेलिंग बन जाता है। When ester react with sodium hydroxide and alcohol and sodium salt of carbonic acid और अपने एस्टर रिएक्ट किया है किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो क्या बना गया? ये से ये भी बात सही है। बट ये एसिडिफिकेशन ऐसा नहीं है। तो असर्शन रीजन तो सही है, बट क्या है तुम्हारा? एक्सप्लेनेशन सही नहीं है। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, है ना?
हाँ वो एक ही क्वेश्चन को कितने बार पूछेगा। ये कह रहा है कि 3 mm of ethanol is taken a test tube bound gently in one bar by 5% of alkaline potassium per magnet is added first drop by drop of this solution then in the access. और पहला ऑप्शन, how is 5% solution of KMnO4 prepared? ये सब पूछ रहा है 5% का सॉल्यूशन कैसे बनाओगे। 5 ग्राम के सॉल्यूशन लेना ना, 95% पूछ रहा ना, 5% कितना होता है, 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाए, 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाए, उसमें 5% पूछ रहा। तो जैसे देखोगे 5% कहेगा तो 5 ग्राम ये लेंगे और 95 ग्राम वाटर लेंगे तो 100 ग्राम हो जाएगा सॉल्यूशन का, फिर 5% हो गया, हो जाएगा ना। फिर तो आसान बनाना है। उसके बाद कहता है क्या, स्टेट द रोम ऑफ अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट इन दिस रिएक्शन। इसमें रोम क्या कहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में रोम कहता है। क्या कहता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में रोम कहता है। व्हाट हैपेंस व्हेन वन ऐड इन एक्सेस डैमेज कुछ नहीं होने वाला। रिएक्शन लिमिटिंग पर डिपेंड करती है। रिएक्शन किस पर डिपेंड करती है, लिमिटिंग पर डिपेंड करती है। जब ज्यादा डालोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इसको, और बाकी तो कम डालोगे, 5% डालोगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तभी तो पूरे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर लेता है। इथेनॉल को किसमें कन्वर्ट करता है, इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। कितने बार पूछेगा ये। सर है कार्बन, a member of group 40 form a large number of carbon compound estimated to be about 3 million. Why is the property not exhibited by other elements of this group? देखो ये क्वेश्चन पहले ऐसा आता था, why carbon is known as universal element। अब इसको एक थोड़ा सा घुमा के पूछा, कुछ नहीं, कार्बन 14 एलिमेंट है, उसके पास टेट्रा वैलेंट एटम है, वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता। साथ में कार्बन के पास एक अच्छी प्रॉपर्टी होती है, दिस इज कॉल्ड काइनेशन प्रॉपर्टी। क्या होता है, काइनेशन प्रॉपर्टी होता है बच्चों। काइनेशन प्रॉपर्टी मतलब होता है सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, है ना, सेल्फ लिंकेज। ये क्या कहता है कि कार्बन आपस में जुड़ के लंबा सा चेन बना लेता है, इसमें बहुत सारे कंपाउंड बनाते हैं। इसलिए बहुत कहता है कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड ऑफ अदर एटम ऑफ कार्बन, है ना। कार्बन कार्बन के साथ जुड़ जाता है, गिविंग राइज टू स्मॉल मॉलिक्यूल से बड़ा सा मॉलिक्यूल देता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड काइनेशन। इसको क्या कहते हैं, काइनेशन कहते हैं। कार्बन फ्लो काइनेशन ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज। अगर देखो कार्बन का 40 ग्रुप में से ये सभी है ना, ऑक्सीजन शांति सब है, सबका वैलेंसी 4 है, सबका सब टेट्रा वैलेंट है। लेकिन याद करो हमने कहा था काइनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का, काइनेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज का। तो यहाँ पर से आपको क्या हो जाएगा, सबसे छोटा साइज, टॉप से बॉटम आते हैं तो साइज बढ़ता है, सबसे छोटा साइज इसका होगा, इसका आंसर के पास काइनेशन सबसे ज्यादा होगा, बाकी के साइज बड़े हो जाएंगे, काइनेशन घटता चल जाएगा। तो इतना ज्यादा लंबा चेन किसी और कंपाउंड में नहीं बन सकता जितना कि ये बना लेगा। इस कारण से हमें क्या होगा, सबसे ज्यादा कंपाउंड इसी का मिलेगा। एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखना, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, वही हमको हम समझना है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं बच्चों। बेंजीन स्ट्रक्चर, बेंजीन को हम बहनजी कहते थे ना, बहनजी C6H6 होता बच्चों इसका पर। तो देखो 1 2 3 4 5 6 बेंजीन हो गया। डबल बॉन्ड हम कनेक्ट में दे देना, बाकी सब पर 4 बॉन्ड पूरा कनेक्ट में हाइड्रोजन रख दोगे, ये तेरा बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया, है ना। क्या हो गया, ये बेंजीन हो गया। तो ये इस टाइप से आपको क्या सकते हैं, यहाँ से आपको बनाया जा सकता है। चले कोवैलेंट कंपाउंड, ये तो अभी पढ़े था ना, तो होता था क्योंकि ये बॉन्ड कमजोर हो जाते थे, कमजोर हो जाते थे, इसका आंसर इसको कहते थे। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है। डिफाइन द टर्म आइसोमर। आइसोमर किसको कहते हैं, वो जिसका कंपाउंड का मोनोमर फॉर्मूला सेम हो बट उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाए, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोमर। तो आइसोमर आर दोज मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव द सेम मोनोमर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, सो that is so different property is called isomer. Two compound have same molecular formula, इतना write the name of the compound and get a structure formula। क्या कहते हैं, A में define the term isomer, ठीक है। B में two compound have same molecular formula, C3H6O, C3H6O। तो 1 2 3 यहाँ पर देखो, ये एल्डिहाइड हो गया आपका। यही चीजें आपको कीटोन में भी आएगा। दिस इज आइसोमर, दिस इज आइसोमर, है ना, जिसको कहते थे फंक्शनल आइसोमर। क्या कहते हैं इसको, फंक्शनल आइसोमर। तो देखोगे आइसोमर हमने बताया था, आइसोमर जिसका मोनोमर फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर डिफरेंट हो, या फिर उसका क्या होता है, प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। आइसोमर में कई पढ़ाए थे, चैन आइसोमर, जिसमें चैन का होता था, एक नॉर्मल चैन हो जाता था बच्चों,
इसमें एक एक ब्रांच चेन आ जाता था तो चेन आइसोमर कहा जाता था। फिर पोजीशन आइसोमर कहते थे कि अगर मेरे पास ऐसा कार्बन है, इसमें से अगर एक जो ब्रांच हमने बनाया है, हम उस ब्रांच की पोजीशन चेंज कर लेते हैं तो उसे पोजीशन आइसोमर कहा जाता है। पोजीशन ऑफ फंक्शन को या ब्रांच चेंज करते थे उसको पोजीशन आइसोमर कहते थे। फिर ये कहते थे फंक्शनल आइसोमर, जिसका फंक्शनल ग्रुप अलग हो जाता है। यहाँ पर देखो एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पर कीटोन हो गया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है, उसको फंक्शनल आइसोमर कह देते थे। चलो यहाँ तक तो ठीक है। राइट द नेम ऑफ दिस कंपाउंड एंड देयर स्ट्रक्चर फॉर्मूला, नाम कौन सा है इसको, इसका नाम हो गया 3 कार्बन का, 3 का प्रोप, सिंगल बॉन्ड है एन, और एल्डिहाइड है ये हो जाएगा प्रोपेन नाम हो जाएगा। इसका क्या नाम हो जाएगा आपको, देखो इसका नाम आपका रहेगा 3 कार्बन का प्रोपेन, ओ एन हो जाएगा, कीटोन है तो प्रोपेनॉन हो जाएगा। आप इसको आराम से लिख सकते हैं। उसके बाद करें हाउ वुड यू ब्रिंग द फॉलोइंग कन्वर्जन, इथेनॉल टू इथीन, अभी तो पढ़ाए थे। इथेनॉल से इथीन जाना है C2H5OH, है ना, किससे जाना है C2H5OH से तुम्हें जाना है इथीन में। क्या करोगे, H2SO4 के साथ हीट कर दोगे, कितना तक 443 केल्विन तक, तो इथीन बन जाएगा। इथीन मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका, इथीन आ जाएगा। तो इथेनॉल टू इथीन, प्रोपेनॉल टू प्रोपोनिक एसिड, फिर आ गया वही बाबा। प्रोपेनॉल है बच्चों, इस बार 2 कार्बन से 3 कार्बन किया है, 2 कार्बन से 3 कार्बन क्या OH हो गया, इसको KMnO4 में डाल देंगे इन एसिडिक मीडियम, तो तुम्हें क्या बन जाएगा, प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा, CH3CH2OH बन जाएगा। आसान है बच्चों, ये आसान से बन जाएगा आपको। जैसे हमको क्या होंगे कि अल्कोहल से एसिड बनाने के होगा KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 डालते जाएंगे, या अपने आप बनकर चला जाएगा। राइट द केमिकल formula of the name of compound which is the active ingredient of alcoholic zinc, ethanol। क्या नाम थे इसमें, इथेनॉल। लिस्ट इट्स 2 यूजेज, इथेनॉल का यूज कहाँ करते हैं, एक तो लिक्विड बनाने में यूज करते हैं, एक अच्छा सॉल्वेंट में बनाने में यूज कर लेते हैं, एंटीसेप्टिक घाव में भी क्या होते हैं स्प्रे के रूप में इसी इथेनॉल का यूज किया जाता है। देखो इथेनॉल हैविंग केमिकल फॉर्मूला C2H5OH इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहल, समय मिल जाता है। इथेनॉल इज वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री ऑफ सॉल्वेंट में यूज कर लेते हैं, यूज एज एंटीसेप्टिक में, एंटीसेप्टिक समझो वो जो इन्फेक्शन को कम करने के लिए होता है उसमें यूज कर लेता है इसका। तो ये आसान सा क्वेश्चन था बच्चों। अच्छा द रीजन भाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म शीट फ्रॉम अ, क्योंकि देखो कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दे, है ना, अगर कार्बन क्या करता है 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन आपका है, लास्ट ना, लास्ट हो गया इसको। तो फिर समोसा ये बोल होगा समोसा बेंजीन के स्ट्रक्चर भारत कंपाउंड गांस से एक क्वेश्चन और है इसके बाद, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है यहाँ से। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है यहाँ से, कह रहा है स्टेट द रीजन भाई कार्बन कैन डायलर। अगर सोचो इफ कार्बन का वैलेंसी मतलब एटॉमिक नंबर 1:2, चलो ऐसा कहते हैं 2 4, अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके बाद में देखो एक एटम हो गया, इसमें 6 प्रोटॉन है, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 ऑर्बिट में, है ना। तो अगर तुम्हारे पास इस टाइप से आ जाएंगे तो अगर 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे तो न्यूक्लियस 2 इलेक्ट्रॉन को पकड़ के अपनी तरफ खींच लेगा, और 4 अगर एक्स्ट्रा डाल देते तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन देंगे, तो कम एरिया में ज्यादा इलेक्ट्रॉन देगा तो भी स्टेबल नहीं होगा। तो ये दोनों कंडीशन में स्टेबल नहीं होते हैं। कहता है बट फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है ड्यूरिंग शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये लॉस नहीं कर सकता, गेन नहीं कर सकता, तो क्या करता है ये शेयर करता है, क्योंकि ऑपरेटर पूरा करना होता है, शेयर करके ये क्या कर लेता है एक पूरा कर लेता है। उसके बाद देखो इसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन नहीं होता, इसके कारण से कोई पोलैरिटी नहीं आती है, तो बैड कंडक्टर ऑटोमेटिसिटी होता है। इसके बीच में बॉन्डिंग कमजोर होता है तो वो मेल्टिंग पॉइंट बॉन्डिंग पॉइंट होता है, स्ट्रक्चर में ये सारी चीज हमने भी पढ़ा ली है। तो आयनिक कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय द गेनिंग एंड लॉसिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑटोमोशन, तो सब वही चीज का जो हमने पीछे अभी तुम्हें पढ़ाए हुए थे, वही चीजें बच्चों यहाँ पर पूछा है। तो ज्यादा कुछ है नहीं, बेंजीन के स्ट्रक्चर हमने आपको सिखा दिया था। चलो व्हाट हैपेंस व्हेन द कंपाउंड बर्न्स विद ऑक्सीजन, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ जमाओगे तो ये CO2 2 हो जाएगा, कोई भी दे दो, हमको हम दे दो, इथेनॉल दो, कार्बन कैसे दे दो, एल्डिहाइड दे दो, हम किसी को दे दो, हाँ ऑक्सीजन के साथ ही बनाएगा CO2 बाकी बच्चों बैलेंस कर लेना इसको। बैलेंसिंग तो सिखाई ही है, बहुत सा सीखा है तुमने, हर सेक्टर में बैलेंसिंग आया, जिसका आंसर यहाँ से समझ में आ गया। क्या और क्वेश्चन, चलिए एक और क्वेश्चन है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड बी फॉर्म्ड बाय कार्बन, जितने कार्बन का कंपाउंड होगा ये तो आप आसान है, मीथेन है, इथेन है, तो ये क्या अपना आसान से पता चल जाएगा, है ना। तथा व्हाट हैपेंस व्हेन हाइड्रोजन इज एडेड टू वेजिटेबल ऑयल इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, name the reaction name the reaction, right to differentiate between the physical property of the vegetable oil and the product obtained by this reaction।
बस आसान है। वेजिटेबल ऑयल में जब डालते हैं तो वेजिटेबल ऑयल जो होता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है। कैसा होता है? अनसैचुरेटेड। जब उसमें हाइड्रोजन डालते हैं निकल के इसमें, तो वेजिटेबल घी बन जाता है, और उससे क्या होता है, सॉन्ग तो जो सैचुरेटेड बन जाता है। तो देखो इसमें हाइड्रोजन के साथ जुड़ेगा, तभी तो बताए थे हाइड्रोजनेशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करता है। यहाँ सैचुरेटेड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसमें कैटलिस्ट के रूप में निकेल यूज किया जाता है। अभी ये बताया मोस्ट ऑफ द कंपाउंड पुअर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी इसलिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन का मास या गेट नहीं होता है, वो सब आपस में शेयर करके बनाते हैं, कोई आयंस में नहीं बनाते, इसका आंसर हो जाता है। राइट द नेम एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सैचुरेटेड कंपाउंड। सैचुरेटेड कंपाउंड किसको कहते हैं? अल्केन को कहते हैं। किसको कहते हैं? अल्केन को कहते हैं। एटम अरेंज्ड इन अ रिंग गिवन द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट इन दिस कंपाउंड। अभी तो आसान है। कार्बन का कंपाउंड क्या कहते हैं, 6 कार्बन का बनाने कहा था रिंग, तो साइक्लोहेक्सेन आपको बन जाएंगे। और साइक्लोहेक्सेन में आपको क्या करना है, बॉन्ड इन सिंगल बॉन्ड पे कितना हो गया, 6 को तो कार्बन के बीच में हो गया, और 2 को सब पे हो गया, 12 से 18 हो जाएगा। चलो कुछ दिक्कत नहीं है। Correct. Two carbon compound S and Y had the molecular formula C4H8 and C5H12. तो देखो C4H8 CnH2n पर आ गया ना, CnH2n आ गया, और एक है CnH2n+2। देखो C4 जितना कार्बन उसका दुगुना हाइड्रोजन, तो C4H8 अंकीन हो जाता था ये फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला हो जाता था अंकीन का, और ये हो गया तुम्हारा C5H12 हो गया, ये किसका फॉर्मूला हो गया, अंकीन का हो गया, है ना। 5 अंकीन का फॉर्मूला हो गया। तो ये तो आ गया तुम्हारा। तथा बीच वन ऑफ दिस का मोस्ट लाइकली टू शो एडिशन। देखो अल्कीन और अल्काइन रिएक्शन जो होते हैं वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। क्या शो करता है? एडिशन शो करता है, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड होता है। कैसा होता है? अनसैचुरेटेड होता है, और अनसैचुरेटेड से ये जाता है किसमें, सैचुरेटेड में। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में अगर जाएगा तो वहां पर क्या करेगा, ये जुड़ेगा किसी के साथ में, हो जाएगा ना। ये तो आसान से ये क्या हो गया आपका, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, तो ये आसान हो गया आपका। चलिए पहला क्वेश्चन है, कंपाउंड ऑफ वही केमिकल इक्वेशन कितने बार रिएक्शन कराओगे? सी इसके साथ कराओगे सॉल्फोनिफिकेशन रिएक्शन हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा। और इसमें तो अभी करवाया था ना, यहाँ से कराओगे CH3 स्पीड वन बॉन्ड O O C2H5 C2H5 प्लस NaOH आ जाएगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका CH3 स्पीड वन ONA, है ना। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन बच्चों आपका मस्का हो जाएगा तुम्हारा C2H5 OH आ जाएगा, हो जाएगा ना। आगे है आपका CH3 स्पीड वन OH, है ना। आपका मस्का हो जाएगा ये NaOH, यहाँ से बन जाएगा CH3 CH2ONA, आपका मस्का क्या बन जाएगा आपको बच्चों, वाटर बन जाएगा H2O बन जाएगा। तो ये आसान सा रिएक्शन है, आपको इसको करवाया हुआ पीछे अभी क्वेश्चन। Write the structure formula of the ethanol and its two physical property. What happens when it is heated in excess of, क्या करोगे, एक ही क्वेश्चन बार बार कर रहा है। राइट द स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल क्या होगा, 2 कार्बन का होगा ना, तो 2 कार्बन का इथेनॉल इस टाइप से आ जाएंगे। इथेनॉल हो गया आपका स्ट्रक्चर फॉर्मूला आ गया। तथा इस 2 फेज का प्रॉपर्टी इथेनॉल का अभी तो बताए थे, एक अच्छा सॉल्वेंट के रूप में यूज करते हैं। अच्छा प्रॉपर्टी करा ना, प्रॉपर्टी होगा तो पहला तो ये क्या होगा, लिक्विड स्टेट में मिलेगा, वाटर में सोल्यूबल्स हो जाएंगे, है ना। और इसको हम क्या कर सकते हैं, इथिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये लिक्विड स्टेट में होगा और इसके स्वीट में देना चाहिए, है ना। अच्छे स्मेल नहीं आते इसके, वाटर समूह हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाटर समूह होगा। अच्छा इसको रिएक्शन करना है H2SO4 से रिएक्शन कराने का, H2SO4 से 443 केमिकल पर अभी हमने बताया था इथिन बन जाता है। H और OH वाटर बन के निकलते हैं और किसमें बदल जाते हैं, इथिन में बदल जाते हैं। C2H2 में 4 में बदल जाता है, किसमें बदल जाता है, इथिन में बदल जाता है। तो ये आसान सा रिएक्शन है आपको। क्या है आगे, इथेनोइक एसिड रिएक्ट विद एब्सोल्यूट एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट H2SO4 क्या बनाएगा, अभी तो बताए थे एस्टर बनाएगा, कई बार बता दिया, अभी इसको बताएंगे। राइट में स्वीटस में होता है एंड मास ऑफ कंपाउंड एस्टर हो जाता है, तो विच ऑफ दिस कंपाउंड एस्टर हो जाएगा। राइट द केमिकल इक्वेशन लिखा जाएगा, ये तो कई बार हमने भी पीछे लिखे हैं, है ना। उसके बाद कहता है रिएक्शन द स्टेट ऑफ द रूम ऑफ कंसंट्रेट, इसमें क्या कहता है, कंसंट्रेट H2SO4 होता है वो एक कैटेलिस्ट ग्रुप में रिएक्शन करते हैं। तो राइट वन यूज ऑफ द प्रोडक्ट, इसका तो एक कैटेलिस्ट ग्रुप में यूज कर सकते हैं, ये हमने बता दिया था। डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिडिफिकेशन सैपोनिफिकेशन, ये भी हमने बता दिया था पीछे अभी। नेम द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड यूज द कन्वर्जन ऑफ अल्कोहल टू एसिड, अभी हमने 2 बताया था, KMnO4 इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, अल्कलाइन मीडियम, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक में एसिडिक मीडियम। ये तो 2 को हमने बता दिया था इसका। व्हाट इज द होमोलॉगस सीरीज, अभी बताया है। नेक्स्ट एनी, ये सब कुछ बताया हुआ तुमने, हाँ ना, इससे कुछ है नहीं। राइट द इथेनॉल, ये तो क्वेश्चन आपको याद ही कर लेना चाहिए, है ना। इथेनॉल वेट करता है किसके साथ, तो ये बन जाते हैं। बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो हम इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं, है ना। आगे क्या क्वेश्चन पे हम बात नहीं करें, क्योंकि क्या है, बहुत आसान से क्वेश्चन आगे बन गया। सब वही है जो पीछे हमने रिवाइज किया था।
सारे के सारे क्वेश्चन वही, डिफाइन द फंक्शन ग्रुप ये तो कर दिए थे पीछे, है ना। चलो ये सारे क्वेश्चन हमने क्या किए, वो सारे क्वेश्चन रिपीट किए जो कि तुम्हारा क्या था, पी वाई क्यू था। हमने 2020 2000 कितने से 3 से लेकर के 2022 तक का क्वेश्चन, 23 तक का क्वेश्चन देखे, है ना। आप 2003 से 23 तक का क्वेश्चन, मतलब 20 सालों का क्वेश्चन हमने देखा। 20 सालों का क्वेश्चन में आपने 4 से 5 रिएक्शन देखे हैं, और 5 रिएक्शन में क्या हुआ है, आपकी पूरी की पूरी चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो आप इसे एक बार इस टाइप का देख लीजिए कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, और उस एग्जाम के पैटर्न के अनुसार से पूरा क्वेश्चन किस तरीके से आ रहा है, और किस क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस से बेसिक कर रहा है। आप इस अनुसार से क्या हो सकते हैं, सीबीएसई का इस चैप्टर को, जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर है, आप उसमें 5 ही 6 रिएक्शन है। एक तो आपको फंक्शन ग्रुप पहचानने का था। रिएक्शन की बात करें तो सैपोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और इथेनॉल को इथिन में कन्वर्ट करने का प्रोसेस, ये 3-4 रिएक्शन को याद करके जाइएगा, आपका पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, ये थ्योरी बन जाएगा आपसे। ठीक है।